Hello everyone, Namaskar. So today we start natural gamma ray log. Okay, natural gamma ray log. So name it suggest हम क्या करने वाले हैं, नेचुरली जो गामा रे प्रोड्यूस हो रहा है उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, डिफरेंट लिथोलॉजी और वो सब आइडेंटिफाई करने वाले। जैसे कि हमने एसपी लॉग में देखा था, जहाँ पे भी पोरस परमिएबल रॉक पोरस और परमिएबल मिल रहा था, वहाँ पे अपना स्टैटिक जनरेट हो रहा था अपने आप स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, इसमें ये सारे लॉग कैसे हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है वो हमारा सब्सटेंस कर रहा है। तो ये सारे लोग उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि वो हमें कुछ आइडिया दे रहे हैं। वैसे ही नेचुरल गामा रे, जहाँ भी गामा रे प्रोड्यूस्ड होंगे तो हम पहले देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है जहाँ से गामा रे प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये एलिमेंट किस टाइप के रॉक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिंगल लॉग से हम आइडेंटिफाई कुछ भी नहीं कर पाते, हमें कोरिलेशन या क्रॉस प्लॉट करना रहता है। ठीक है, यानी कि 2-3 लॉग को एक साथ देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं भाई ये है या वो है। इट्स लाइक अ डॉक्टर जॉब। ओके, वेल के डॉक्टर की जॉब है ये। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेचुरल गामा रे लॉग। तो मैं सबसे पहले बता दूं, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि मान लो ये कोई एक रॉक का टुकड़ा है या फिर मान लो ये अपने लेयर्स है। तो यहाँ पे कोई अपना रॉक होगा, मान लो कि शेल, और यहाँ पे कोई एक रॉक है, मान लो सैंडस्टोन। हम ऑलरेडी एसपी लॉग में किया था, वैसा ही यहाँ पे करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि शेल है, उसके पास एबिलिटी है कि वो गामा रे प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और सैंडस्टोन के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है। तो आप बोलोगे कि सेल के पास ऐसी एबिलिटी क्यों है, तो वो उसके एलिमेंट, जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसके अंदर जो इनसाइड एलिमेंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो गामा रे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमारा टूल का काम क्या है, बस हमारा टूल ये काउंट करेगा कि कितने गामा रे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, कितने गामा रे फॉर्मेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हमारे टूल का काम रहेगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो गामा रे प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये एलिमेंट किस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करूं कि देयर आर मेनली 3 एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि ये 3 एलिमेंट ही गामा रे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बट ये मेजर कंट्रीब्यूशन जो गामा रे का होता है वो ये 3 एलिमेंट से होता है। वो 3 एलिमेंट में अगर आपको बता दूं तो वो होता है एक अपना पोटेशियम, और इसका जो आइसोट्रॉप होता है, आइसोट्रॉप यानी कि इक्वल मास होता है, इसका इक्वल मास, इसका मास 40 है, तो इसका जो आइसोट्रॉप होता है K40, इसके पास एबिलिटी होती है कि ये गामा रे प्रोड्यूस कर सके। दूसरा है अपना यूरेनियम के पास एबिलिटी होती है कि ये गामा रे प्रोड्यूस कर सके। तीसरा है अपना थोरियम के पास एबिलिटी होती है कि वो गामा रे प्रोड्यूस कर सके। अब मैं बताता हूँ, जो पोटेशियम है उससे जो गामा रे प्रोड्यूस होता है उसकी एनर्जी 1.46 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वॉट जितनी होती है। यूरेनियम होता है उसके 176 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट जितनी। इससे मान लो एक कोई रे उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है, गामा रे उत्सर्जित हो रहा है, तो उसकी एनर्जी इतनी होगी, और यूरेनियम से हो रहा है तो उसकी एनर्जी उतनी होगी। और जो थोरियम है वेरी हाई, ठीक है, इतनी ज़्यादा एनर्जी उत्सर्जित कर सकता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका इम्पोर्टेंस आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली बात करूँ तो एक रे में इतनी एनर्जी है, उसके प्रोड्यूस हो रहा है, उसके 1 रेज में इतनी एनर्जी है। और मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट वेट यानी कि 1 kg, मान लो मैं 1 kg, ये तीनों 1 kg ले रहा हूँ, तो यूनिट वेट ले रहा हूँ, उस टाइम पे इसमें से एक रे उत्सर्जित होगा, इसमें से 3600 जितने रेज उत्सर्जित होंगे, और इसमें से 1300। ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। आप देख लो, आप ये चाहो तो ये याद रख सकते हो, इसका क्रम याद कर सकते हो कि कौन कौन से एलिमेंट में ज़्यादा एनर्जी वाले गामा रे प्रोड्यूस होते हैं। तो जो थोरियम होता है वो सबसे
ज़्यादा एनर्जी वाले गामा रे प्रोड्यूस करता है, उसके बाद यूरेनियम और उसके बाद के। और 1 kg अगर सब्सटेंट लिया है तो उसमें से के में से ओनली 1 रे उत्सर्जित होगा, यूरेनियम में से इतना और इसमें से इतना। बट हमारे लिए ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों बोलूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें इसका 1 kg लिया है, K40 का अगर मैंने 1 kg लिया है तो उसमें से भले एक ही काउंट उत्पन्न हो रहा हो, ठीक है, 1 रे ही उत्पन्न हो रहा है, बट इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मान लो एक टुकड़ा लिया मैंने, मैं बोल रहा हूँ इसमें 50 जितना 500 जितना पोटेशियम है और 1 kg ही यूरेनियम है। मैं बोल रहा हूँ 500 kg के है और 1 kg ही यूरेनियम है। तो आप देखो इसमें से कितने हो रहे हैं, 3600 जितना ही काउंट मुझे मिलेगा, और ये 1 हो रहा है तो इसमें से भी 500 काउंट तो मिलेगा ही, ठीक है। तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि के की अमाउंट ज़्यादा होती है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये लॉजिक है, ये 3 एलिमेंट जहाँ कहीं पे जिस रॉक में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिस रॉक में भी ये तीनों के तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, वहाँ से क्या मिलेगा मुझे? गामा रे। बट ये मेजर सोर्स है गामा रे के, इसके उपरांत माइनर सोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। वो जैसे जैसे हम देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब मैं आगे बात करता हूँ आपको ये तीनों। अब मैंने आपको क्या बताया, ये तीनों से जो गामा रे प्रोड्यूस हो रहा है वो हम मेजर करने वाले हैं। तो उसमें भी 2 तरह के टूल उपलब्ध है, ठीक है, 2 तरह के टूल अवेलेबल है। फर्स्ट है वो सिंपल गामा रे टूल है, ठीक है, सिंपल गामा रे है। दूसरा है वो स्पेक्ट्रम गामा रे है। क्या है? स्पेक्ट्रम गामा रे। जब मैं सिंपल गामा रे की टूल की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बोल दूँ ये ओनली एंड ओनली काउंट मेजर कर पाएगा। यानी कि ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगा, मान लो इस तरह से कोई फॉर्मेशन है जहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हो और ये अपना टूल है, तो ये इतना ही बताएगा कि यहाँ से जो गामा रे का काउंट मिल रहा है, मान लो 5 काउंट मिल रहा है, काउंट है वो 5 गामा रे मुझे मिल रही है, तो ये ओनली एंड ओनली यही मेजर करेगा कि 5 जितनी गामा रे आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो स्पेक्ट्रम है, इसका वर्ड ही है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मीनिंग होता है ये काउंट तो मेजर करेगा ही, इट विल मेजर द काउंट, यानी कि ये तो बताएगा ही 5 जितनी रेज आ रही है, बट साथ में ये क्या भी बताएगा, उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है। जो 5 रेज आ रही है, मान लो उसमें से 1.46 वाली 2 है, 1.76 वाली 1 है, ठीक है, और बाकी की बची वो 2.62 वाली है, ठीक है। ये मेगा इलेक्ट्रॉनिक वॉट इतनी है, यानी कि 2 है। तो आपको इससे ये भी पता चलेगा कि अपने रॉक में कितना के है, कितना यूरेनियम है और कितना थोरियम है, ठीक है। क्या हमें पता चलेगा? हमारे पास कितना के है, कितना थोरियम है और कितना यूरेनियम है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जो पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम के पास ओनली एंड ओनली 1.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाला ही गामा रे प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, जबकि यूरेनियम और थोरियम में 0 से लेके रेंज में, यानी कि इस रेंज में, ठीक है, ये वाली जो रेंज है, ठीक है, 0 से लेके 1.76 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कोई भी फ्रीक्वेंसी का या फिर मैं बोलूँ एनर्जी का गामा रे प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। सो मैं आपको बोल दूं कि के पास अगर आप के का स्पेक्ट्रम देखोगे, ठीक है, जिसको मैं स्पेक्ट्रम बोलता हूँ, तो के का स्पेक्ट्रम कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, आपको सिंगल लाइन दिखेगी, बिकॉज उसके पास 1.46 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का ही वो काउंट दे सकता है, ठीक है। बट जो यूरेनियम और थोरियम होते हैं उसका स्पेक्ट्रम देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो उसके पास मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम 1.46 अगर यूरेनियम है, और अगर थोरियम है तो ये वाली वैल्यू की क्या होती है, एबिलिटी होती है गामा रे प्रोड्यूस करने की। तो यही गामा रे की हेल्प से हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या मिल रहा है, ओनली एंड ओनली काउंट मिल रहा है, तो इसमें आपको ओनली एंड ओनली तीनों का, ठीक है, काउंट मिल रहा है। तो के, यूरेनियम और थोरियम तीनों की कॉम्बाइन इफेक्ट आपको बताएगा, ठीक है। ये क्या बता पाएगा, तीनों के कॉम्बाइन इफेक्ट। और आप जबकि स्पेक्ट्रम में क्या कर पाओगे, तीनों को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ठीक है, तीनों को क्या कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि के की वैल्यू ज़्यादा है, यू की है या थोरियम की है, और उससे ओवरऑल काउंट, यानी कि ये वाला कर्व, ये वाला ओवरऑल तो आपके पास हो गया ही, तो उससे आप इफेक्ट क्या कर पाओगे, यू कैन आइडेंटिफाई द इफेक्ट, ओके।
सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द गामा रे टूल। हमें इसके ज़्यादा टूल और वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। वी मेनली सी द एप्लीकेशन पार्ट एंड वी सी व्हाट आर द क्वालिटेटिव एंड व्हाट आर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस वी विल गेट फ्रॉम दिस। ओके, सो आपको ये बेसिक आइडिया दे दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप बुक में भी पढ़ सकते हो, यही चीज़ वहाँ पे लिखी है। तो चलो हम बात करते हैं अब गामा रे की ओरिजिनल एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन इन दी सेंस, चलो थोड़ी बहुत बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होती है इसमें। तो मैं आपको बोल दूं, जो सिंपल गामा रे था तो वो कॉम्बाइन इफेक्ट देगा, और जो स्पेक्ट्रम गामा रे था वो तीनों एलिमेंट के इंडिविजुअल इफेक्ट भी दे सकता है, इंडिविजुअल अमाउंट भी बता सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो काउंट आ रहे हैं गामा रे के, जो गामा रे के काउंट आ रहे हैं वो किस एनर्जी के हैं वो मेजर करने की एबिलिटी होती है, तो वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो पहले के ज़माने में, यानी कि पुराने पीढ़े वाले ज़माने में क्या बोला जाता था, ये जो गामा रे है, ठीक है, गामा रे है, यानी कि मैं नेचुरल गामा रे टूल की बात कर रहा हूँ। देखो, हमने इसमें से कुछ बॉम्बार्ड नहीं किया है, इन द सेंस हमने गामा रे लोग भेजे हो ऐसा नहीं है। जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जो गामा रे प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, उससे जो मिल रहे हैं उससे ही हम मेजर कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक नेचुरल गामा रे लॉग है। और नेचुरल गामा रे लॉग को पहले के ज़माने में सेल इंडिकेटर से भी जाना जाता था, ठीक है, सेल इंडिकेटर। बट इसके बाद पता चला, ठीक है, जैसे जैसे समय गया और जेठालाल का समय आया, उस समय में पता चला कि ये उतना अच्छा सेल इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, ये बुक की लाइन है, मैं खुद की लाइन नहीं बोल रहा हूँ। बिकॉज पहले के ज़माने में पब्लिक को पता नहीं था कि सेल के अलावा भी जो सैंडस्टोन है अपना, ठीक है, पहले के ज़माने में क्या पता नहीं था कि जो सैंडस्टोन है उसमें जो फेल्सपार होता है, या फिर मैं बोलूँ माइका होता है, ये भी एबिलिटी रखते हैं क्या करने की, थोड़े बहुत गामा रे उत्सर्जित करने की। तो अगर ये एबिलिटी रखते हैं, बट इसमें क्या होता है कि ये वाले होते हैं, उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, उसमें तो कितनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी, इस रेंज की एनर्जी के गामा रे उत्सर्जित हो रहा है। इससे जो होगे वो बहुत ही कम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड एनर्जी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। मैं कोई भी टर्म यूज़ कर लूँ तो आपको पता चलेगा कि जो एनर्जी है वो बहुत ही कम है। तो मान लो, तो होगा क्या वो देखते हैं। बट अभी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर ओनली एंड ओनली नेचुरल गामा रे लोग को नहीं मानते हैं, ऐसा आपकी बुक में लिख के दिया हुआ है। अब वो जो भी हो, बट हम इससे सेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ कौन कौन से रॉक है जो अपने इस तरह के गामा रे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जिसमें भी के, थोरियम और यूरेनियम है वो तो सारे गामा रे प्रोड्यूस करेंगे। और ये के कौन सा वाला, 40 का आइसोट्रॉप, यानी कि इक्विवेलेंट मास हो, ओके, उसे ही आइसोट्रॉप कहते हैं। ओके, आइसोटॉप, ओके ओके, दैट इज ओके। सो मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट चीज़ मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा इग्नियस रॉक होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इग्नियस रॉक है, या फिर मैं बोलूँ मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। ये दो रॉक के पास सबसे ज़्यादा एबिलिटी होती है गामा रे प्रोड्यूस करने की, ठीक है, क्योंकि इसमें ये तीन एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। बट एज अ रिजर्वायर इंजीनियरिंग मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, ठीक है, ये पहली चीज़ आप याद रखो। इसमें इग्नियस रॉक में या मेटामॉर्फिक रॉक में सबसे ज़्यादा एबिलिटी होती है गामा रे प्रोड्यूस करने की, एंड दैट एबिलिटी इज़ ड्यू टू यूरेनियम, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है, ठीक है, और यूरेनियम का काउंट भी हाई था और सब कुछ हाई था, एनर्जी भी मीडियम लेवल की थी, तो यूरेनियम की वजह से इसमें एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब मैं आता हूँ सेडिमेंट्री रॉक में। ओके, तो विथ द सेडिमेंट्री रॉक व्हाट आई कैन से, सबसे ज़्यादा जो एबिलिटी है गामा रे उत्सर्जित करने की, ठीक है, गामा रे उत्सर्जित करने की सबसे ज़्यादा एबिलिटी किसके पास है, सेल के पास है। यानी कि जहाँ पे भी सेल होगा, ठीक है, जहाँ कहीं पे भी सेल होगा वहाँ पे जो नेचुरल गामा रे का रीडिंग है वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो इस तरह से कुछ है, यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 150, आपको आगे भी बोला है, और हम काउंट जो है वो स्टैंडर्ड है, एपीआई ने जो स्टैंडर्ड दिया है उसमें मेजर करते हैं, जिसको नाम भी एपीआई देके हुए रखा है, ठीक है।
तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये जीरो लाइन कभी भी अटेंड होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सैंडस्टोन में भी जो माइनर एलिमेंट्स है वो तो क्या करते हैं, गामा रे प्रोड्यूस करते हैं, और हमारा टूल ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि वो उनको डिफ्रेंशिएट कर सके। हमारा टूल है वो क्या करेगा, सिंपली ओवरऑल काउंट मेजर कर रहा है। अभी मैं ऐसा बोल ले रहा हूँ, तो ऐसा समझ लो कि ये जीरो लाइन तो नहीं मिलेगी बट एक मिनिमम वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से इस तरह से मिनिमम वैल्यू है, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है, उसके बाद फिर से थोड़ी कम हो रही है वैल्यू, ये वाली लाइन अचीव हो रही है, उसके बाद फिर से यहाँ तक की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो आप इससे क्या लिथोलॉजी आइडेंटिफाई कर सकते हो। यस, मैं क्या बोल सकता हूँ कि जहाँ पे ये गामा रे लॉग की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है, गामा रे लॉग की कैसी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये वाला जो पोर्शन है उसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे सेल हो सकता है। देखो यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है, आपको दूसरे लोग से वेरीफाई करना होगा डेंसिटी या उससे, तो मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेल हो सकता है। फिर आपको बताऊँ तो लोवेस्ट वैल्यू मिल रही है, ठीक है, लोवेस्ट वैल्यू यानी कि ये दो जोन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कौन से वाले, जो लोवेस्ट जोन है, ठीक है, लोवेस्ट जोन है वहाँ पे आपको सैंडस्टोन मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सैंडस्टोन के पास उतने एलिमेंट नहीं है, ये वैल्यू जीरो नहीं हो रही है बट मिनिमम वैल्यू दे रही है। ठीक है, ऐसा मैंने आपको आगे भी एसपी लॉग में भी बताया था। ठीक है, ये वैल्यू मिनिमम मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। बट आप इसके लिए कमेंट कर सकते हो क्या? यस, यू कैन कमेंट फॉर ईयर। ये क्या बता रहा है, ना तो ये 100% सेल है, ना ही ये 100% सैंडस्टोन है। आपको पता है कि लेयर्ड वाला भी सैंड होता है, तो ये क्या है, ये कुछ इस तरह से इंडिकेट कर रहा है कि भाई अपना जो सैंडस्टोन है उसके अंदर सेल के ट्रेसिस है। ठीक है, ये सैंडस्टोन हुआ, उसके अंदर क्या है, सेल के ट्रेसिस है। आप ऐसा कुछ लिथोलॉजी के लिए बोल सकते हो। इसके उपरांत मैं बोलूँ लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन भी आप सैंडस्टोन की तरह ही यूज़ कर सैंडस्टोन की तरह ही लाइमस्टोन है। ठीक है, वो पोरस रॉक है, तो उसके अंदर भी ऐसे कोई एलिमेंट्स ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, बट जीरो लाइन तो अचीव नहीं होगी क्योंकि ट्रेसिस होते हैं, वो सब होता है। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट टास्क, आइडेंटिफाई करना कि ये लोग हमारे लिए किस सेंस से एप्लीकेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी बहुत हमारे टूल की। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो मैं ये रखता हूँ, चलो बात करते हैं अब थोड़ी बहुत हमारे टूल की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना टूल किस तरह से मेजर करेगा और प्रोसेस क्या होगी। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होगी, आपको बेसिक आइडिया दे दिया। अगर आप इसके इक्विवेलेंट आप अगर एसपी लॉग निकालोगे, ठीक है, आप एसपी लॉग निकालोगे तो एसपी लॉग कुछ इस तरह से निकलेगा। ये अपना जीरो वाली लाइन है, तो आप एसपी लॉग निकालोगे, इसका पूरा उल्टा दिखेगा आपको। ठीक है, आपको इसका पूरा उल्टा दिखेगा, इधर ये डिफ्लेक्शन होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, मान लो इस बार नेगेटिव साइन दे रहा है और फिर ये पूरा तो जीरो नहीं होगा और यहाँ पे ये इस तरह से देगा। ठीक है, आप इस तरह से एसपी लॉग से वेरीफाई करने का कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको बताऊँ दोनों लॉग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने देखा था, तो ये दोनों लॉग है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी सेम है और हम क्या ज़्यादा यूज़ करते हैं, गामा रे लॉग ज़्यादा यूज़ करते हैं एसपी के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका एडवांटेज है, इधर इसमें रजिस्टिविटी भी इक्वल हो जाए, अनफॉर्चुनेटली जो होती थी, तो भी ये लॉग अच्छा रीडिंग देता है, प्लस इसका रिजोल्यूशन अच्छा है। ठीक है, तो गामा लॉग अच्छा है, बट इसकी भी लिमिटेशन, सबके अपवाद हो गए। ठीक है, आपको वही पढ़ना है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में ट्रायल एंड एरर ही चलेगा। तो आप इससे क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो, देखो बेड की बाउंड्री आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है, लिथोलॉजी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है, लिथोलॉजी या फिर आप बता रहे हो कि यहाँ से बेड चेंज हो रहा है, बेड की बाउंड्री फेसिस आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रोसेस क्या होती है। तो मानो ये इस तरह से अपना लेयर है। ठीक है, इस तरह से अपने लेयर है, और मान लो ये ऊपर वाला है, वो मैं अभी के लिए मान रहा हूँ कि भाई ये वाला क्या है, अपना गामा रे उत्सर्जित करने वाला, गामा रे को प्रोड्यूस करने वाला रॉक है, ऐसा मान रहा हूँ, यानी कि रेडियो एक्टिव सेल है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वाला सेल है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, मान लो ये अपना वेल ड्रिल किया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसके बीच का हटा रहा हूँ, चलो यहाँ पे मैंने अपना कुछ इस तरह से वेल ड्रिल किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अपना अभी टूल है, क्या है, अपना टूल है। तब मान लो इसमें तीनों के तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है, ऐसा मान ले। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों प्रेजेंट है। और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत फेल्सपार और माइका आपको बताया,
जो प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है वो इसमें प्रेजेंट है। आगे जाके देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लोरेशन पढ़ाया हुआ है, तो वो बहुत ही काम आएगा। आप देखना यहाँ पे क्यों मैंने एक्सप्लोरेशन आपको पहले ख़त्म करवाया है वो आप जान लोगे, ठीक है। सो फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, मान लो कि यहाँ से एक ग्रेन था, ठीक है। अब देखो हम बेसिकली क्या मेजर करते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेन होते हैं इसकी डेंसिटी, जो ग्रेन की डेंसिटी है, जो ग्रेन की डेंसिटी है उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, मान लो ये K+ है, ये सारे K+ ही मान ले, ठीक है। तो ये जो ऋण बार या पॉजिटिव बार होता है, तो इसकी जो ग्रेन की डेंसिटी है वो हम ऑलवेज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के इक्वल होती है, इक्विवेलेंट होती है, या बोल लो इक्वल होती है, ठीक है, ये इक्वल होती है। तो हम मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इज इक्वल टू ग्रेन डेंसिटी, ठीक है। इसके पीछे ज़्यादा मत सोचो, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दैट मीन्स योर ग्रेन की डेंसिटी, ओके। अब मैं आपको ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या फिर फिजिक्स भी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको बेसिक प्रोसेस बताता हूँ कि होगा क्या, हमारा टूल तक जो गामा रे पहुँच रहा है वो कौन कौन सी प्रोसेस से निकलेगा और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और आप ये अच्छे से समझना, यही सेम चीज़ बल्क डेंसिटी लॉग में, वहाँ पे हम खुद के अपने गामा रे भेजेंगे, तब वही चीज़ वहाँ पे भी होने वाली है। तो चलो बात करते हैं क्या होने वाला है। तो अब आपको एक स्टोरी जैसे बता रहा हूँ, एक ही बार बोलूँगा, ज़्यादा रिपीट करने की आज मेरे पास एबिलिटी नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी, बट ठीक है, होता है, थोड़ी तबीयत नाजुक सी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बोलूँ या बल्क डेंसिटी, ठीक है, आप इक्वली समझो, क्योंकि बुक में लिखा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भैया आप बोल रहे हो कि बल्क डेंसिटी, तो वो थोड़ा आपको अच्छा ना लगे, इसीलिए मैंने पहले से ही बता दिया। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से मान लो ये ग्रेन है और इसमें से एक गामा रे प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। तो इनिशियली ऐसे हर जगह ग्रेन हो गए, ठीक है, हर जगह ग्रेन हो गए, हर जगह ग्रेन हो गए इस तरह से। और मान लो जो अपना टूल है, ठीक है, अपना टूल है, ये कोई भी रॉक है और उसमें से क्या हो रहा है, गामा रे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और अपना टूल जो है, अपना टूल जो प्रेजेंट है उसके पास एबिलिटी है यहाँ तक, यानी कि पूरा जोन मेजर करने की एबिलिटी है, ठीक है। उस अपनी इस टूल की कुछ रेंज होती है, ठीक है, वो हम लास्ट में देखेंगे कि इस टूल की ज़्यादा है कि इस टूल की कम है, बट मान लो यहाँ तक इसकी रिजोल्यूशन है, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन कितना है, यहाँ से इतना बेड और यहाँ से इतना बेड, सॉरी इतना बेड मेजर करने का क्या है, इसके पास रिजोल्यूशन अवेलेबल है। तो प्रोसेस कुछ इस तरह से होने वाला है कि यहाँ से जहाँ से अपना गामा रे रोग यहाँ से क्या करेगा, गामा रे को उत्सर्जित करेगा। इनिशियली यहाँ के जो गामा रे लोग है उसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो मोस्टली मैक्सिमम एनर्जी में बोलूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो गामा रे प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ से, उसके पास एनर्जी होगी 3.6 मिलीवॉट जितनी हो सकती है, ठीक है। अब मैं बेसिकली इतना मान के चलते हैं कि जो वहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है, इतनी एनर्जी वाले मान लो 5 ही एलिमेंट है, ठीक है। मेजरली अपना क्या है, यूरेनियम और थोरियम प्रेजेंट है, तो मेजरली एलिमेंट कौन सी एनर्जी वाले होंगे, ये वाली एनर्जी वाले होंगे। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैक्सिमम एनर्जी यही होगी, एक दो ऐसे ट्रेसिस उसमें अवेलेबल हो जो इतना काउंट भेज रहे हो, ठीक है। तो मैं वैसे मान के चलता हूँ कि इस यहाँ से जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उसके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4, इन बिटवीन 3 to 4 जितनी क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी है। अब क्या होने वाला है, देखो जब भी गामा रे होता है, जो अपना गामा रे ऑलवेज न्यूट्रॉन में से प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये जो लास्ट में गामा रे, अब हम ऑलरेडी गामा रे की बात कर रहे हैं, तो जो अपना गामा रे होता है, मान लो ये कोई एक एलिमेंट है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अपना गामा रे इसके साथ कोलिजन होगा। जब भी हमारा गामा रे इसके साथ कोलिजन होगा तो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, तो इनिशियली इसके पास हाई एनर्जी है, इसके पास हाई एनर्जी है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ पे मान लो n जितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से जो अपनी लास्ट ऑर्बिट में घूम रहा इलेक्ट्रॉन होता है, आपने पढ़ा होगा 12th में, ठीक है, तो उसको रिलीज़ कर देगा, उसको क्या कर लेगा, अपनी एनर्जी देके उसको रिलीज़ कर देगा, ताकि ये एटम क्या हो सके, स्टेबिलाइज हो सके, ठीक है। लास्ट क्वांटिटी अगर खाली नहीं है तो वो क्या होता है, इनर्ट होता है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या रहता है, इनर्ट रहता है, ठीक है। आपको ये सब बेसिक सी चीज़ें पता है तो ठीक है, वरना आप इतना याद रखो कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देगा, इसको स्टेबल बना देगा। अब कुछ एनर्जी अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे दी, ठीक है, कुछ एनर्जी इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो अब जो नया गामा रे बनेगा, ठीक है, गामा स्टार बोल रहा हूँ, तो उसके पास क्या होगी, लेस एनर्जी होगी, क्या होगी,
लेस एनर्जी होगी, ठीक है, लेस एनर्जी होगी। क्या होगी? लेस एनर्जी होगी। देखो इस प्रोसेस को मैं बोल रहा हूँ पेयर प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, अपना जो गामा रे है वो कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे बहुत सारे ग्रेन है, देखो ये वाले ग्रेन है, ये वाला ग्रेन है, उससे साथ क्या हो रहा है, कोलिजन कर रहा है, यानी कि અથડામણ कर रहा है। અથડાमण के बाद एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है और गामा रे अपनी एनर्जी को कम कर रहा है, ठीक है। इसे लॉ ऑफ द कोलिजन आपने 12th में भी पढ़ा होगा, तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो लेस एनर्जी वाला गामा रे प्रोड्यूस होगा। आगे जाके इसके पास बहुत ही कम एनर्जी बची, इसके पास क्या हुआ, इसके पास क्या हुआ, बहुत ही कम एनर्जी बची, इसके पास क्या हुआ, बहुत ही कम एनर्जी बची। तो ये क्या होगा, फिर के इसके साथ क्या होगा, फिर से इस कोई भी एलिमेंट के साथ क्या होगा, ये बॉम्बार्ड होगा, ठीक है। बॉम्बार्ड होने के बाद क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये अब इसके पास खुद के पास उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया था, रिलीज कर दिया था। तो अब जो प्रोसेस होगी, अब लेस एनर्जी वाला जो आगे जाके कोई किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉम्बार्ड करेगा, तो ये मान लो कोई भी ऑर्बिट है, ठीक है, इस तरह से एक होता है अपना न्यूक्लियस, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की ओरबीएस होती है, और इसमें आपको पता है डिफरेंट लॉ से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को पुट करते हो। तो अब इसके पास एनर्जी लॉ है, तो ये क्या करेगा, इसके पास ऐसी एबिलिटी होगी कि ये इनसाइड ऑर्बिट वाले, ठीक है, मान लो इनसाइड ऑर्बिट वाले को क्या करेगा, लास्ट ऑर्बिट में धकेल सकता है, उतनी एनर्जी उसके पास है। तो वो क्या करेगा, इसके साथ कोलिजन होके अपनी एनर्जी तो रिड्यूस करेगा, ठीक है, इसको मैं और डैश बोल रहा हूँ, ये अपनी एनर्जी तो रिड्यूस करेगा ही, ठीक है, अपनी एनर्जी तो रिड्यूस करेगा ही, बट लास्ट ये जो ऑर्बिट इनसाइड ऑर्बिट में था, उसको आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेज के अपनी एनर्जी क्या करेगा, और ज़्यादा कम करेगा, ठीक है, और ज़्यादा कम करेगा। तो सेकंड इफेक्ट होती है, वो होती है कॉम्पटन स्कैटरिंग, इसको बोलते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग, ठीक है, कॉम्पटन स्कैटरिंग। और अब जो हमारा टूल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपना टूल कौन से गामा रे को मोस्टली कैप्चर करेगा, ये वाले गामा रे को। क्यों? क्योंकि भाई हमारे टूल की एबिलिटी है गामा रे को काउंट करने की, ठीक है। और आगे एक प्रोसेस होती है, यही गामा रे सबसे कम एनर्जी वाला गामा रे, और अगर कोलिजन हो कर रहा है, ठीक है, तो वो उसमें पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ये। बट आप सोचो हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें ओनली एंड ओनली कॉम्पटन स्कैटरिंग तक ही पहुँचना है। क्यों? क्योंकि अगर गामा रे ही नहीं रहेगा तो अपना टूल क्या रीड कर पाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो हमें ओनली एंड ओनली इसकी एनर्जी कहाँ तक रिड्यूस कर सकते हैं, कॉम्पटन स्कैटरिंग तक। वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारे बहुत सारे फील्ड के एक्सपीरियंस से हमें पता चल रहा होगा कि यस भाई ये गामा रे मोस्टली कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट से हमारा काम बन जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉम्पटन स्कैटरिंग से जो फाइनली लेस एनर्जी वाले, तो लेस एनर्जी वाले जो गामा रे प्रोड्यूस्ड हुए होंगे वो हमारा टूल मेजर करेगा। तो कभी भी आपको एमसीक्यू में पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि कॉम्पटन स्कैटरिंग इज द इफेक्ट विच बेसिकली व्हेन अवर गामा रे which already reduced its energy by pair production is collision with the nucleus with the bulk electron density, then it send electron to its final orbit and lose gamma rays energy. That lose energy will and this is the process, this is the last process till that our tool is able to record the नंबर ऑफ दी गामा रे प्रेजेंट, ठीक है। तो अपना टूल क्या करेगा, ये सारे गामा रे जो लेस एनर्जी वाले प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उसको मेजर कर पाएगा। बट अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो हमारा टूल नहीं रीड कर पाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कॉम्पटन स्कैटरिंग तक ही सीमित रखना। ये 3 इफेक्ट थी, आपको पता चल गया कैसे प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये वाले गामा रे यहाँ से जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आके कॉम्पटन स्कैटरिंग की हेल्प से, ठीक है, कॉम्पटन स्कैटरिंग की हेल्प से क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, गामा का रीडिंग मिलेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। अब और एक बात यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही बात बताता हूँ। यहाँ पे जो हम मेजर करते हैं, जो हमारा टूल मेजर कर रहा है, ठीक है, वो रेट पे डिपेंडेड है, ठीक है। किस पे डिपेंडेड है, रेट पे डिपेंडेड है। व्हाट डज मीन दैट,
कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मानो मेरा ये टूल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, टूल है, और ये जोन का मैं इंटरेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले जोन में मैं मेजर कर रहा हूँ। अब मान लो मैं यहाँ पे जो गामा रे यहाँ से आ रहे होंगे, यहाँ से जो गामा रे आ रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से गामा रे आ रहे होंगे, मैं यहाँ पे पहले 5 मिनट तक रुक रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जोन में जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मान लो मैं भी 5 मिनट तक रुक रहा हूँ, ठीक है, 5 मिनट में जितने आ रहे हैं, ठीक है, उतना मैं गामा रे को क्या कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ। अब फिर दूसरी बार लॉक चलवा रहा हूँ तो मैं 10 मिनट का इंतज़ार करते हुए गामा रे को लॉक कर रहा, काउंट कर रहा हूँ। तो 10 मिनट में क्या होगा, ज़्यादा काउंट मेजर होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको ये टाइम जो मेजर कर रहे हैं उसको कांस्टेंट रखना है। एक चीज़ ध्यान रखो, ये वाला जो टाइम है वो क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। दैट मीन्स आपको आरओपी क्या करनी है, हर जगह कांस्टेंट चलना है, ठीक है। जब भी लॉक का मेजरमेंट ले रहे हो तब आरओपी को कांस्टेंट करना है। अगर आरओपी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक में मेजर कर रहा हूँ लो आरओपी की हेल्प से और एक में मेजर कर रहा हूँ हाई आरओपी की हेल्प से, ठीक है। एक मेजर कर रहा हूँ लो आरओपी की हेल्प से, दूसरा मेजर कर रहा हूँ हाई आरओपी की हेल्प से। तो क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा, जो लो आरओपी की हेल्प थी, ठीक है, जब भी लो आरओपी होगी तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम रुक रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम रुक रहा हूँ तो लो आरओपी होगी, वहाँ पे मोर काउंट ऑब्जर्व होगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम रुक रहा हूँ, ठीक है, लो आरओपी है, दैट मीन्स मैं ज़्यादा टाइम रुक रहा हूँ तो वहाँ पे मोर काउंट ऑब्जर्व होगा। जबकि हाई आरओपी है, वहाँ पे मैं कम टाइम रुक रहा हूँ तो वहाँ पे लेस काउंट ऑब्जर्व होगा, ठीक है। क्या होगा, लेस काउंट ऑब्जर्व होगा। तो ये फर्स्ट इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगी वो रेट की मिलेगी। सेकंड चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, वी आर यूजिंग KCl बेस्ड मड, ठीक है। अगर हम KCl मड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे अब मैं लॉग नहीं दौड़ रहा हूँ, ठीक है। आप अगर चाहो तो लॉग में देख सकते हो, कोई इस तरह से होगा, ठीक है। किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 150 है, तो अगर काउंट कम है, ठीक है, इस तरह से मिलेगा आपको। ऐसा क्यों मिल रहा है कि ये वाला क्या है, आरओपी जब आपकी हाई है तब आपका लेस काउंट मिल रहा है, और जब आपकी आरओपी क्या है, लो है, ठीक है। यू कैन फॉलो द बुक विथ मी, अगर आपके पास है तो उसमें ये दिया रहेगा, आप देख लो। आरओपी लो है तो काउंट क्या होगे, यहाँ पे देखना काउंट क्या होगे, यहाँ पे हाई काउंट होगे जब आरओपी अपनी लो है, और जो लो हाई आरओपी होगी तो क्या होगा, लो काउंट होगे, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट था। दूसरा, अगर हम KCl बेस्ड मड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें K होता है, पोटेशियम, तो इट माइट बी रेडियो एक्टिव। सो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें भी गामा जो होता है, ठीक है, गामा का रीडिंग है वो काउंट क्या मिलेगा, इंक्रीज होके मिलेगा। यू कैन सी सेम रिजल्ट विद ऑब्जर्व। अगर यहाँ पे नॉर्मल मड है और यहाँ पे KCl बेस्ड मड है, ठीक है, तो विद KCl हाई काउंट ऑब्जर्व, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, वो आपको रिमूव करना है, ठीक है। आपको वो इफेक्ट रिमूव करनी है। आपको ऑलरेडी पता है कि हम कितना K डाल रहे हैं, ठीक है, अमाउंट आपको पता है, तो यू कैन ये वाले कर्व को क्या करोगे, इस पे फिट करोगे, ठीक है। आपको पता है डेविएशन किसकी वजह से मिल रहा है, जो हम अपना KCl मड में जो K डाल रहे हैं उसकी हेल्प से। थर्ड चीज़ एसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, सेंट्रिसिटी, या दैट मीन्स कि अगर मान लो कि मेरा लॉग है वो इस तरह से क्या है, ये मैंने वेल्ड किया हुआ है, ठीक है, मेरा लॉग सेंटर पे है, ठीक है, मेरा लॉग क्या है, सेंटर पे है, ठीक है। एक केस ये हुआ, तो यहाँ पे जो मेरे गामा रे प्रोड्यूस्ड होके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या प्रेजेंट होगा, मड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, मड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से जो गामा रे आ रहे हैं तो यहाँ पे भी उसकी एनर्जी लॉस्ट होगी, ठीक है, यहाँ पे भी एनर्जी लॉस्ट होगी। मान लो यहाँ से 10 आ रहे थे, उसमें से 2 एब्जॉर्ब हो गए, यहाँ पे 8 बजे। उसके बाद यहाँ पे मड की वजह से 1 एब्जॉर्ब हो गया और यहाँ पे कितने मिलेंगे, 7 काउंट होगा। सेम चीज़ अगर मैं इस तरह से ना करता और मेरा टूल है, जो मेरा टूल है, अगर मेरा टूल यहाँ पे होगा, सेंटर पे नहीं होता और इस तरह साइड होता, तो यहाँ से जो गामा रे आ रहे हैं, जो मड की वजह से 1 एब्जॉर्ब हो रहा था वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और यहाँ पे कितने काउंट होते, 8 काउंट होते। तो आपको क्या बोलना है कि जब भी टूल सेंटर में होगा, ठीक है, जब भी टूल क्या होगा, सेंटर में होगा, तो क्या होगा, हाई क्वांटम स्कैटरिंग, मड की वजह से भी थोड़ी बहुत क्वांटम स्कैटरिंग होगी, तो वहाँ पे रीडिंग क्या मिलेगा, लो काउंट होगा। गामा रे का कैसा काउंट होगा,
लो काउंट होगा, और जब भी अपना टूल क्या होगा, वेल बोर की साइड पे होगा, वेल बोर की साइड पे, तो वहाँ पे क्या होगा, मोर काउंट होगा। ठीक है, अभी आप समझ सकते हो, मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ही देखो ये क्या बता रहा है, जब अपना टूल यहाँ पे है, वेल की साइड पे है, और ये वाला क्या है, अपना सेंटर पे है। ठीक है, तो ये 3 इफेक्ट थी, ये 3 इफेक्ट को हमें ध्यान में रखते हुए क्या करना है, हमें कंपनसेट करनी है ये अपनी इफेक्ट। ठीक है, आरओपी की इफेक्ट, देन व्हाट इफेक्ट, केसीएल की इफेक्ट। ठीक है, दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आरओपी की इफेक्ट। ठीक है, आरओपी की इफेक्ट यानी कि आपको हर जगह पे जो मेजरमेंट कर रहे हो वो कांस्टेंट टाइम पे काउंट को मेजर करना है। ऐसा नहीं कि आप एक जगह 10 मिनट रुक रहे हो, दूसरी जगह 15 मिनट, तो फिर काउंट में तो डिफरेंस आएगा ही। दूसरी चीज़ एसेंट्रिसिटी की भी हमने एक्सप्लेन कर ली, और एक चीज़ है वो है केसीएल मड़की। ठीक है, केसीएल मड़की भी हमने इफेक्ट कर ली। तो किस में ज़्यादा मिलेगा, किस में लो मिलेगा, आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको सिंप्लिसिटी याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि जहाँ कहीं पे भी कॉम्पटन स्कैटरिंग ज़्यादा होगा वहाँ पे काउंट लो हो जाएगा, और उस हिसाब से आपको इफेक्ट में अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, ये लॉजिकली आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप याद ना रखो, आपको लॉजिकली एक्सप्लेन, लॉजिकली पता होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या देखा, कॉम्पटन स्कैटरिंग तक हमारी एनर्जी लॉस हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, और हमारा गामा रे टूल है वो अपने सारे काउंट मेजर करेगा। और अगर स्पेक्ट्रल टूल होगा तो क्या करेगा, वो डिफरेंट एनर्जी का भी डिफरेंट स्पेक्ट्रम बना के देगा कि भाई इसमें से थोरियम वाले कितने काउंट है, पोटेशियम वाले कितने काउंट है, वो तीनों का क्या करेगा, सेपरेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। और मैंने आपको क्या बताया कि अपना मोस्टली जो पोर्शन होता है वो कहाँ से आता है, सेल से आता है। ठीक है, ऐसा हमें पहले लगता था, इसीलिए हमने इसको सेल इंडिकेटर भी बोल दिया था। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत टूल की। ठीक है, मटेरियल कौन सा होता है वो अगर आपको एमसीक्यू में पूछ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेचुरल गामा रे। चलो आपको बुक में ले चलता हूँ, तो उसी में से आपको टूल का वो फिगर भी आप समझ लोगे। ओके, सो बुक ओपन नहीं है, कर लेते हैं। ओके, ये है अपना गामा रे। देखो, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी हियर। देखो, चलो अब तक जो हमने एक्सप्लेन किया वो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। चलो मैं इस ओर चला जाता हूँ ताकि मैं बीच में ना आपको डिस्टर्ब करूँ। तो देखो, जो सेल है, सेल में काउंट क्या हो गया, देखो 120, दैट मीन्स यहाँ पे सेल इंडिकेट हो रहा है गामा रे में। और आपको तीनों इंडिविजुअल कंपोनेंट की बताऊँ तो ये थोरियम है, देखो सोडियम 16 जितना है, यूरेनियम इसमें थोड़ा बहुत क्या लग रहा है आपको, ये वाला स्केल है। ठीक है, यूरेनियम के लिए तो वो भी हाई है। ठीक है, दूसरे एलिमेंट के हिसाब से हाई है। और पोटेशियम की बात करूँ, ठीक है, पोटेशियम यहाँ पे थोड़ा बहुत है, तो ये तीनों की कंबाइंड इफेक्ट से हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे सेल है। दूसरी बात कर रहा हूँ सैंडस्टोन की, जो पोरस था तो वहाँ पे रीडिंग क्या हुआ, कम हुआ। और बात करूँ लाइमस्टोन की, वहाँ पे और कम हुआ। क्यों, क्योंकि लाइमस्टोन में ज़्यादा ऐसे एलिमेंट नहीं होते कि जो रेडियो एक्टिव हो, बट सैंडस्टोन में थोड़े बहुत जैसे फेल्डस्पार और माइका होते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तीनों के रीडिंग क्या हो रहे हैं, एक साथ कम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तीनों के रीडिंग क्या हो रहे हैं, एक साथ कम हो रहे हैं। फिर से क्या हुआ, आर्कोज यानी कि फेल्डस्पार। ठीक है, आई होप आपको सैंडस्टोन क्लासिफिकेशन में मैंने टर्मिनोलॉजी बताई हो, डॉट क्लासिफिकेशन होता है सैंडस्टोन का। ठीक है, तो उसमें आर्कोज किसको बोलते हैं कि जिसमें फेल्डस्पार प्रेजेंट हो। ठीक है, शायद बताया हुआ है फेल्डस्पार प्रेजेंट हो, तो फेल्डस्पार थोड़ा बहुत क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, फेल्डस्पार होता है जो अपना, उसमें के का अमाउंट ज़्यादा रहता है, तो के का रीडिंग देखो सडनली इंक्रीज हो गया। ठीक है, बट सेम टाइम पे यूरेनियम और थोरियम उतना बढ़ रहा है। देखो ये वाला जोन, यूरेनियम और थोरियम उतना नहीं बढ़ रहा है, बट आप ओवरऑल रीडिंग देखोगे तो सैंडस्टोन यानी कि आर्कोज, दैट मीन्स ये एक सैंडस्टोन का टाइप है जिसमें फेल्डस्पार की अमाउंट आप मान लो 90% से ज़्यादा हो। कितनी, 90% से ज़्यादा क्या हो, जो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और अपना रॉक फ्रेगमेंट, ये 3 कंपोनेंट सैंडस्टोन में होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या ये बोल रहा है कि हमारा फेल्डस्पार वाला हो। ठीक है, 90% से मोल फेल्डस्पार हो, तो किसकी इफेक्ट आ रही है, के की इफेक्ट आ रही है। ठीक है, इसीलिए इंडिविजुअल भी आपको स्टडी करना अच्छा है कि ये जो इंक्रीज वैल्यू मिल रहा है वो अगर ओनली एंड ओनली के का मिल रहा है, दैट मीन्स फेल्डस्पार की वजह से, ये दो नहीं मिल रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे सेल नहीं है, यहाँ पे सैंडस्टोन ही है, बट उसमें क्या ज़्यादा प्रेजेंट है, फेल्डस्पार। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम मेजर करने का एक
हेल्प हुआ। आगे बात करते हैं माइके वाली सैंडस्टोन, तो उसमें भी देखो ये वाली वैल्यू से तो ज़्यादा है, ठीक है, इससे कम होगा बट कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों के तीनों कंपोनेंट इक्वल है, बट फिर भी ओवरऑल हमारा रीडिंग क्या मिल रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है। इसलिए अच्छा सेल इंडिकेटर क्यों नहीं माना, ये सब चीज़ की वजह से। बट उसमें भी हमने थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ निकाला है, वो जब हम आगे बढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा क्या तोड़ मोड़ निकाला है। और आप अभी के लिए मत याद रखो कि इसमें क्या हो रहा है, हम आगे अभी एप्लीकेशन 1 बाय 1 3 एप्लीकेशन या 4 एप्लीकेशन देखने वाले हैं, उसमें मैं आपको करवा दूंगा। हम रेशियो से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं थोड़े टाइम में। उसके बाद सिल्ट और फाइन सैंड की बात करूँ तो उसमें अगर बहुत सारे, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, बहुत सारे अपवाद होते हैं, तो ये उसी में से एक अपवाद है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिल रहा है क्योंकि उसमें ये वाला मिनरल प्रेजेंट है, बट आई डोंट थिंक कि वो उतना इंपॉर्टेंट है। आगे एक बात बता दूं, केओलाइट, देखो केओलिनाइट के प्रेजेंट है अपने ये सेल में, ठीक है, सेल में क्ले प्रेजेंट होती है, उसमें 3 टाइप की होती है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उसमें कौन सी प्रेजेंट है, केओलिनाइट प्रेजेंट है। तो केओलिनाइट अगर मैं बोलूँ तो केओलिनाइट में थोरियम ज़्यादा होता है, ठीक है, हम देखते हैं अभी 1 बाय 1 देखते हैं, बट अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो देखो ये थोरियम ज़्यादा हो गया, ओके, थोरियम की वैल्यू देखो बढ़ गई, ठीक है, बट पोटेशियम की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि उसमें पोटेशियम नहीं होता, देखो 0 के नज़दीक है, ठीक है, ये वाली लाइन आप देखोगे तो 0 के नज़दीक है, ठीक है। आगे ऐसे अगर इलाइट की बात करूँ, इलाइट तो इसमें के ज़्यादा होता है, थोरियम कम होता है, ठीक है, तो हम इसे क्ले टाइप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हम अभी देखते हैं। चलो, तो ये था बेसिक ओवरव्यू, आपको पता चलेगा। हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 देखेंगे। ऑर्गेनिक मैटर है तो उसमें यूरेनियम हाई होता है, तो यहाँ पे देखो यूरेनियम कितना बढ़ चुका है, ठीक है, तो ओनली यूरेनियम बढ़ रहा है और दोनों नहीं कांस्टेंट है, ठीक है, यूरेनियम ही बढ़ रहा है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर, दैट वी विल कवर। और अगर कोल है तो कोल में भी ज़्यादा यूरेनियम होता है, ठीक है, यूरेनियम हर जगह बढ़ेगा, ठीक है, हर जगह बढ़ेगा जब 2 कांस्टेंट है, तो आपको उतना भी अच्छा खासा आइडिया नहीं मिल रहा है, ठीक है। कोल में तीनों के तीनों, सॉरी, कोल, ये वाला कोल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूरेनियम और तीनों के तीनों थोड़े डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और कोल में भी रेडियो एलिमेंट क्या होते हैं, मैं आपको बोल दूँ, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो ये कोल में एब्सेंट होते हैं, सॉरी, कोल में बढ़ेगा नहीं, कोल में कम होगा, ठीक है। इफ कोल इज प्रेजेंट, देखो ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बता दूँ, ये वाली जो लाइन है ये मेरा कोल इंडिकेट कर रही है, ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों कम हो जाएंगे। तो आपको यही वाला कव अगर पता है, ठीक है, आपने अगर इतना पता कर लिया तो आपका मोस्टली कवर हो जाता है। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं, जो मैंने आपको ये इंटरप्रिटेशन करके बताया, ठीक है, ये वाला इंटरप्रिटेशन, ये मैंने आपको बेसिक लॉग कैसा दिखता है वो आइडिया लेने के लिए बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टूल की बात करते हैं। ये देखो, ये ऑलरेडी डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑल। तो ये है अपना सिंपल सा टूल और ये अपना, यही दोनों का टूल का एक ही फिगर दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो देखो इसमें क्या रहता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो इसमें सोडियम आयोडाइड का एक क्रिस्टल रहता है, ठीक है, सोडियम आयोडाइड का क्या रहता है, सिंटिलेटर क्रिस्टल रहता है, ठीक है, ये लिखा सोडियम आयोडाइड का, जिसमें क्या होता है, अपने गामा रे क्या होती है, कैप्चर होती है और काउंट मेजर करती है। ये सिंपल सा फोटो मल्टीप्लेयर है, ठीक है, फोटो खींचते हो तब कैसे फ्लैश लाइट होती है, वैसे ही ये काउंट मेजर करती है। और जो अपना स्पेक्ट्रम गामा रे होता है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो अपना स्पेक्ट्रम होता है उसमें साइज बड़ी रखते हैं और उसमें ऐसी एबिलिटी, उसमें क्या, कौन सी एनर्जी के गामा रे है वो भी काउंट करने की क्या कर देते हैं, हम एबिलिटी को रख देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसीड्यूर है, जैसे ही गामा रे यहाँ पे बॉम्बार्ड होगा, हम हमारा फोटो मल्टीप्लर है, ये वाली बॉडी जो पूरी है वो क्या कर लेगी, गामा को मेजर कर लेगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी, मैंने आपको आउटलुक दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मेन पार्ट की, यानी कि इसकी एप्लीकेशन की, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन दी नोट्स, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो चलो, तो देखो ये बेसिक जब हम बात करते हैं तो नेचुरल गामा रे लॉग, जैसे जो हम बोलते हैं कि नेचुरल गामा रे लॉग, तो हम क्या बात कर रहे हैं, जब भी हम नेचुरल गामा रे लॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, नेचुरल गामा रे लॉग। तो डिफरेंट कंपनीज होती है, वो अपने अपने डिफरेंट टूल बनाती है, जैसे कि स्लम्बरजन ने 2 बनाए हुए हैं, स्लम्बरजन ने अपने 2 टूल बनाए हुए हैं, SGR एंड CGR, ठीक है। SGR का मतलब है स्टैंडर्ड गामा रे या सम गामा रे, ये क्या है, स्टैंडर्ड गामा रे, ठीक है, उसने टूल को कुछ नाम दिया होगा, उसको SGR बोला। और ये है कंपनसेटेड नहीं, कॉम्प्यूटेड गामा रे, ये क्या है, कॉम्प्यूटेड गामा रे, आप देख लो, ये कॉम्प्यूटेड लिखा है, स्टैंडर्ड लिखा है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो स्टैंडर्ड गामा रे टूल है वो तीनों मेजर करता है, जैसे कि थोरियम, यूरेनियम एंड
पोटेशियम, तीनों को एक साथ मेजर करने की एबिलिटी रखता है, जबकि ये मेजर करेगा ओनली एंड ओनली थोरियम एंड पोटेशियम। हमने यूरियम को सेपरेट किया, क्यों वो आपको थोड़े समय में बता दूंगा, ठीक है, वो बुक का लिखान है, वही बताओ। मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है अभी, ठीक है, लॉग में क्या इंटरप्रिटेशन करना है वो आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है, बट अभी थोड़े टाइम में आपको सब पता चलेगा जब हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल एलिमेंट किस किस क्ले में और किस किस जगह पे प्रेजेंट होता है तब। बट आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड गामा रे और ये कॉम्प्यूटेड गामा रे है। तो ये जो कॉम्प्यूटेड गामा रे होता है, ठीक है, जो अपना कॉम्प्यूटेड गामा रे होता है, दिस इज दी बेस्ट इंडिकेटर ऑफ दी क्ले। क्यों? मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया, जब मैंने लॉग पढ़ाया तब आपको बोला थोरियम किस में प्रेजेंट होता है, अभी से याद रखना चाहो तो रख लो, केओलिनाइट में, और ये होता है इलाइट में, ठीक है। तो आप ये वाले लॉग से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्ले को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये दो एलिमेंट क्या बताते हैं, क्ले की अमाउंट बताते हैं, ठीक है। यूरेनियम होता, ठीक है, अगर यहाँ पे भी यूरेनियम होता है तो वो क्ले आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि क्ले का मेजर कंट्रीब्यूट किस दो एलिमेंट से, ये दो एलिमेंट से, ठीक है, ये दो एलिमेंट से। और अगर आपको ये दो कर्व इक्वल मिल रहा है, ठीक है, एस जी आर इक्वल टू सी जी आर मिल रहा है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग ये होगा कि सारा का सारा कंट्रीब्यूशन है वो किसकी ओर से है, थोरियम एंड के की ओर से, और किसके इंडिकेटर हो जाएंगे, क्ले की इंडिकेटर हो जाएगा। और क्ले मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द मेन इंडिकेटर ऑफ दी व्हाट, सेल। तो इसीलिए हमने यूरियम को क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। सेल में कौन सी क्ले प्रेजेंट है वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, बट इसकी हेल्प से हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला टूल और ये वाला टूल इक्वल रिजल्ट दे रहा है, दैट मीन्स ऑल ओवर कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द थोरियम एंड के। तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अपना प्रॉपरली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यस ये सेल ही है, इसीलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट है। और ये दोनों का सब्सट्रैक्शन ले लोगे, ठीक है, ये कुछ वैल्यू दे रहा है एक्स और ये वैल्यू दे रहा है वाई, इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे सेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, यूरेनियम के बेस पे, ठीक है। फिर हम यूरेनियम को स्टडी करेंगे। अब यूरेनियम ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यूरेनियम होता है वो बेसिकली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैं आपको बता दूँ, यूरेनियम है वो ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है, चलो सभी अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आपका रिवीजन जैसा ही चलेगा आप सब कुछ। तो चलो बात करते हैं अब व्हाट, अब बात करते हैं लॉग के बारे में, ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इंडिविजुअल कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है, ठीक है, थोरियम, के और यूरेनियम। अब ये तीनों के कंट्रीब्यूशन से हम उतना अच्छा आइडेंटिफिकेशन नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्या बताया, सैंडस्टोन है, अगर उसमें फेल्सपार प्रेजेंट है तो के की वैल्यू हाई हो जाएगी, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तभी भी ये वैल्यू देगा तीनों के सम की, ठीक है। और अगर सेल है, ठीक है, सेल है तो तीनों के तीनों होने वाले, तभी भी ये वैल्यू दे रहा है, तो दोनों केस में वैल्यू दे रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ सैंडस्टोन है और कहाँ सेल है। तो इसीलिए हम इंडिविजुअल कंपोनेंट यानी कि स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम यानी कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का इंडिविजुअल आपको पैरामीटर बता रहा है, तो उससे हम अच्छा आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो वो कवर करते हैं अब 1 बाय 1, और आपको पता चलेगा कैसे क्या इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट विद दी के। तो अगर मैं के की बात करूँ, ठीक है, के की बात करूँ तो के मोस्टली क्या होता है, दो टाइप के, आइदर इलाइट नाम की जो क्ले है वहाँ पे तो आपको बता ही है के का बॉन्ड होता है, एंड फेल्सपार, ये दो एलिमेंट है, फेल्सपार वहाँ पे मुझे रिजल्ट देगा, दैट मीन्स ये एसएसटी में मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहा है। सेकंड चीज़ बात करूँ यूरेनियम की। अब यूरेनियम ज़्यादा सेल में होता है कब, ठीक है, ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैं आपको बात करूँ, यूरेनियम इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन दी इग्नियस रॉक, आगे भी बताया अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है, एंड मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक में ज़्यादा प्रेजेंट है। इसके अलावा यूरेनियम का अगर हाई अमाउंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होती है, ठीक है, ये सबसे अच्छी आपको मेन आपको क्या ढूंढनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर ढूंढनी होती है। तो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जहाँ पे ब्लैक सेल होगा वहाँ पे यूरेनियम एक्सेसिव अमाउंट में होगा, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट में नहीं होगा, एक्सेसिव अमाउंट में होगा, ठीक है। थर्ड चीज़, जहाँ पे अनकन्फॉर्मिटी होती है, ठीक है, अनकन्फॉर्मिटी दैट मीन्स
ब्लैक शेल जैसा ही हो सकता है, ठीक है, पुराना रॉक होता है, ठीक है, यानी कि इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक चीज़, तो ये मोस्टली कहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, ये वाले रॉक में ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, बट ये सेडिमेंट्री रॉक में किस तरह से आता है, ठीक है। तो 3 वेज है कि अपना जो यूरेनियम है वो सेडिमेंट्री रॉक में आ सकता है, ठीक है। वो आपके लिए उतने कामने नहीं है, वो 3 आपको बता दूँ तो 1 है केमिकल प्रेसिपिटेशन इन दी एसिड, यानी कि यूरेनियम है वो एसिड में प्रेसिपिटेशन होके सेडिमेंट्री रॉक में मूव कर सकता है। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, ये आप समझ सकते हो, ठीक है, आगे बहुत एनवायरनमेंट पढ़ा है। थर्ड इज केमिकल रिएक्शन इज फॉस्फेट, ओके। तो यूरेनियम है वो फॉस्फेट के साथ भी प्रेसिपिटेट हो सकता है अपने सेडिमेंट्री रॉक में। और यूरेनियम की जो हिट्रोजिनिटी है वो सेडिमेंट्री रॉक में बहुत आई है, ठीक है। तो बट ये मोस्टली क्या इंडिकेट करता है, इसका एक्सेसिव अमाउंट, यानी कि ये ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है तो आइदर इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक इंडिकेट करेगा, ऑर्गेनिक मैटर इंडिकेट करेगा, या अनकन्फॉर्मिटी इंडिकेट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोरियम, ठीक है। तो थोरियम है, तो जो थोरियम है वो सबसे ज़्यादा मिलता है केओलिनाइट में, ठीक है। कौन सी क्ले में, केओलिनाइट क्ले में, जहाँ पे किसका बॉन्ड होता था, H+ का बॉन्ड होता था, ठीक है। तो ये केओलिनाइट में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये वाला कहाँ सबसे लो होता है, ठीक है, फेल्सपार सबसे लो होता है केओलिनाइट में, और थोरियम सबसे लो होता है इलाइट में, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। अब ये तीनों की मैं आपको कंपैरिजन की बात करूँ, ये तीनों में से सबसे ज़्यादा यूज़फुल सेल के लिए कौन सा है, ठीक है। ये तीनों के मैं रीज़न बताऊँ तो जो अपना पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, यू कैन सी वो फेल्सपार में भी प्रेजेंट है। तो फेल्सपार जो सैंडस्टोन में प्रेजेंट होता है, तो क्या वो सेल और सैंड को उतने अच्छे से आइडेंटिफाई करता है, नहीं। तो ये मॉडरेटली है, ठीक है, मॉडरेटली इंडिकेशन है सेल का मॉडरेट इंडिकेट करता है। दूसरी चीज़ थोरियम है, दैट इज ओनली एंड ओनली मेनली सोर्स ऑफ दी क्ले एज वेल एज थोड़ा बहुत इग्नियस रॉक में भी मिलता है, ठीक है, इग्नियस रॉक में। बट हमारा इंटरेस्ट इग्नियस रॉक तो है ही नहीं, हमारा रॉक तो मेनली इंटरेस्ट है सेडिमेंट्री। तो हम क्या करेंगे, हम इसको गुड इंडिकेटर के तौर पे, सेल का सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन है, थोरियम है, ठीक है। क्यों, रीज़न भी आपको पता है। थर्ड इज यूरेनियम, सबसे बेड इंडिकेटर है यूरेनियम। वाई, क्योंकि ये बहुत सारे सोर्स में, इग्नियस मेटामॉर्फिक में तो वेरी हाई अमाउंट में है, थोरियम यहाँ पे है बट बहुत ही लो अमाउंट में है। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ का थोरियम है, इग्नियस रॉक का थोरियम है, वो जैसे कि आपको यूरेनियम में बताया, ये यहाँ से सेडिमेंट्री रॉक में भी आ सकता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में भी आ सकता है। ऑर्गेनिक मैटर हाई है, वैसे ब्लैक सेल में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक जैसे कि सैंडस्टोन में भी आ सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व हो रहा है, डिजोल्व होकर एसिड में डिजोल्व हो रहा है, तो एसिड में डिजोल्व होकर कहीं पे भी पहुँच सकता है। जबकि ये जो थोरियम है वो एसिड में डिजोल्व नहीं होता, ठीक है, वो एसिड में डिजोल्व नहीं होता, तो वहाँ पे जो इग्नियस रॉक में है वो वहाँ पे ही रहेगा, तो ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक में आने की ट्राई नहीं करेगा। बट जो केओलिनाइट क्ले होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है, तो वो ओनली सेल में होती है। तो ये आपको बेसिक ओवरव्यू दिया, आप चाहो तो वीडियो रिवाइज करके फिर से भी देख सकते हो, ठीक है। सो अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब बहुत ही कम चीज़ बची है, अब क्या है, बहुत ही कम चीज़ बची है इस व्लॉग में। तो आपको यहाँ तक पता चल चुका होगा तीनों एलिमेंट का स्पेक्ट्रम क्यों देखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीनों एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम देखना क्यों इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू, ओके। आप याद रख लो, ठीक है। ये थोड़ा सब्जेक्ट थियोरेटिकल है बट यू हैव टू रिमेंबर कहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और क्यों, किस तरह से वैल्यू वो दे रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले, अब मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटेटिव यूज़ की बात करते हैं। चलो, यहाँ तक की थियरी थी, अब उसकी हेल्प से व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। हमने लिथोलॉजी को आइडेंटिफाई करना देखा, ठीक है। अब हम क्वालिटेटिव यूज़ देख रहे हैं। तो लिथोलॉजी को आइडेंटिफाई करना देखा, ठीक है। तो लिथोलॉजी में क्या पता चला, लिथोलॉजी में एक चीज़ तो क्लियर है भाई, जहाँ पे सेल होगा वहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी, ठीक है। और जहाँ पे सैंडस्टोन होगा तो ये डिपेंड करेगा किसकी अमाउंट में, फेल्सपार की अमाउंट में, क्योंकि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ये क्वार्ट्ज होता है और फेल्सपार, ये दोनों डोमिनेट करते हैं। जहाँ पे भी फेल्सपार है वहाँ पे थोड़ी खासी वैल्यू देगा, ठीक है, थोड़ी बहुत वैल्यू देगा। और क्वार्ट्ज तो प्रॉपरली
रेडियो एक्टिव नहीं होता तो वहाँ पे वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। दूसरी चीज़, सेल के लिए सबसे बढ़िया क्या है, थोरियम का होना, ठीक है। तो थोरियम का अगर स्पेक्ट्रम देख के हम श्योरली बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेल है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये लिथोलॉजी आइडेंटिफाई तो कर देगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारे पास स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, तीनों इंडिविजुअल कंपोनेंट थोरियम, के और यूरेनियम का इंडिविजुअल भी मेजरमेंट अवेलेबल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मालूम कर सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, जहाँ पे भी मैक्सिमम रीडिंग मिल रहा है वो क्या होगा, सेल होगा। जहाँ पे थोड़ा बहुत रीडिंग मिल रहा है, ठीक है, यानी कि जीरो के लाइन के पास में रीडिंग मिल रहा है, वहाँ पे क्या होगा, फेल्डस्पार वाला सैंडस्टोन होगा। और थर्ड चीज़, जहाँ पे क्वार्ट्ज वाला सैंडस्टोन होगा वहाँ पे कौन सी वैल्यू देगा, मिनिमम। तीनों के सम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल देखना चाहो तो जहाँ पे सेल होगा वहाँ पे क्या होगा, थोरियम वेरी हाई होगा, और सैंडस्टोन वाला फेल्डस्पार होगा वहाँ पे के वेरी हाई होगा, ठीक है। तो ये आप अब आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड चीज़ कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट अगर प्रेजेंट है, ठीक है, आपको सैंडस्टोन और सेल तो आइडेंटिफाई करना आ चुका है, ठीक है। कार्बोनेट में कोई भी रेडियो एलिमेंट नहीं है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे तो वैल्यू जीरो मिलेगी या जीरो के बहुत ही नज़दीक ट्रेस वाली लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। आप इमेजिन करो जो हमने पुराना कर्व देखा था, ठीक है। आगे बात करते हैं कोल, अगर कोल भी इससे आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। तो कोल में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, यूरेनियम एब्सेंट होता है, तो आप यूरेनियम का कर्व देख लो, वो बहुत कम वैल्यू देगा और इसमें कोई भी और रेडियो एलिमेंट नहीं है। तो कार्बोनेट और कोल बहुत ही ज़्यादा कम वैल्यू देने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम वैल्यू आपको मिलने वाली है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अनकन्फॉर्मिटी की थी, ठीक है। तो हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट पढ़ा है, तो यूरेनियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जहाँ पे अनकन्फॉर्मिटी होगी। और थोरियम और के, ये दोनों की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, किस टाइप का सेल प्रेजेंट है, उसमें कौन से टाइप की क्ले प्रेजेंट है या किस टाइप का सैंडस्टोन प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, बट यूरेनियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और इससे ओवरऑल रीडिंग क्या आएगा, हाई आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ी मोटी आइडिया लगा सकते हो कि सडनली रीडिंग अपना इस तरह से गामा रे चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे सडनली इस तरह से, और पुराना वाला लॉग यहाँ पे अनकन्फर्मिटी आ गई, तो ये वैल्यू टोटल गामा रे की वैल्यू सडनली हाई हो जाएगी, और फिर वो हाई वैल्यू पे थोड़ा बहुत इस तरह से दे रहा होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए अनकन्फर्मिटी। आगे बात करते हैं फेजिस की। फेजिस क्या होता था, अपवर्ड कोर्स है या डाउनवर्ड कोर्स है, ठीक है, फेजिस की। तो ये तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, ये तो आपको आएगा ही कि आपको बोला कि यहाँ पे क्या है, 0 है और यहाँ पे 140 है एपीआई में, ठीक है, गामा रे का काउंट है, ठीक है, ये क्या है, सब गामा रे के काउंट है। तो यहाँ पे लो काउंट मेजर हो रहा है, यहाँ पे हाई काउंट मेजर हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस ओर जा रहा है तो सेल है, और सेल क्या होता है, फाइन होता है, ठीक है। तो जहाँ पे हाई वैल्यू मिलेगी वहाँ पे क्या होने वाला है, सेल होने वाला है, सेल यानी कि फाइन, और यहाँ पे क्या होने वाला है, एसएसटी, तो यहाँ पे कोर्स। तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जैसे वैल्यू बढ़ रही है वैसे क्या आ रहा है, फाइन आ रहा है, या जैसे अपवर्ड आ रहा है वैसे क्या आ रहा है, कोर्स पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन किसकी मिल गई, फेजिस की, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन किसकी मिल गई, फेजिस की। तो हमने 4 चीज़ें देखी, ठीक है। क्या चीज़ें देखी कि अगर ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी टोटल वाला रिजल्ट जो मिला उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल वाला रिजल्ट क्या हमें बोल रहा है, टोटल वाला रिजल्ट हमें कह रहा है कि जब भी क्या होने वाला है, जब भी सेल होगा तो टोटल रिजल्ट हाई मिलेगा, जब भी सैंडस्टोन होगा तो टोटल रिजल्ट 0 तो नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बहुत ट्रेसिस वाला, और उसमें भी अगर फेल्डस्पार ज़्यादा है तो क्या होगा, थोड़ी वैल्यू। कौन कौन सा रिजल्ट दे रहा है कि जहाँ कहीं भी सेल होगा, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉप भी कर रहा हूँ, यहाँ ये अगर टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोरियम के और यूरेनियम का टोटल रिजल्ट है, तो जहाँ पे सेल है वहाँ पे मैक्सिमम, ये मैंने बोल दिया सेल। उसके बाद सैंडस्टोन है, वहाँ पे क्या होगा, उसमें भी 2 टाइप हो गए, फेल्डस्पार होगा और नो फेल्डस्पार, यानी कि ओनली क्वार्ट्ज होगा, यानी कि लेस फेल्डस्पार होगा। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये अगर ये वाला क्या है, एसटी फेल्डस्पार वाला, तो ये क्या है, क्वार्ट्ज वाला, ठीक है। उसके बाद और भी लो वैल्यू मिल रही है तो क्या होगा, कार्बोनेट होगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही और ऐसा वैल्यू मिल रहा है तो ये क्या होगा,
कोल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लिथोलॉजी का बहुत अच्छा खासा आइडिया आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको लिथोलॉजी अच्छे से आइडेंटिफाई हो रही है, अच्छे से आप ये सबको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। जो एसपी में नहीं होता था, आप कार्बोनेट और सैंडस्टोन को उतनी अच्छे से नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे, जो यहाँ पे कर पा रहे हो, तो ये लोग अच्छा है। ठीक है, उससे। और कोल और कार्बोनेट को कैसे आपको करना होगा, तो उसके लिए आपको क्रॉस प्लॉट लगाना होगा डेंसिटी का, कि कार्बोनेट की डेंसिटी क्या होती है, आगे बताया हुआ है, वेरी हाई होती है। कोल की क्या होती है, लो होती है। तो डेंसिटी लॉग से आप कार्बोनेट और कोल को भी डिफ्रेंशिएट कर लोगे। ये कब होगा, जब हमारे पास तीनों का टोटल रिजल्ट है, तब हम कुछ ऐसा दे रहे हैं रिजल्ट। और आपको और एक चीज़ बताया कि ये वैल्यू सडनली हाई हो रही है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इस तरह से वेरी हाई हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, अनकन्फर्मिटी। और ये चेंज मोस्टली यूरेनियम की वजह से। ठीक है, किसी ना किसी की वजह से चेंज आ रहा है, तो टोटल हमें उतना आइडिया तो दे रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, थोड़े इसमें और डीप में चलते हैं, और इसमें डीप में चलते हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास स्पेक्ट्रम का रिजल्ट अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि जो क्ले गामा रे टूल था, क्ले गामा रे लॉग था, CGL एंड व्हाट था, और कौन सा था, और एक था अपना CGR एंड SGR। ठीक है, तो ये क्या था, स्टैंडर्ड गामा रे, और ये क्या था, क्ले गामा रे। यानी कि ये क्या मेजर करके दे रहा था, थोरियम और के, और ये क्या मेजर करके दे रहा था, तीनों को। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा था वो, उसका रीज़न तो आपको पता चल गया। ये सेल का अच्छा इंडिकेटर बन जाएगा, यानी कि क्ले का। ठीक है, सेल का या क्ले का, और ये तीनों। तो अब मैं बोल रहा हूँ, अब मेरे पास स्पेक्ट्रम वाला कर्व अवेलेबल है, तो उससे क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलते, बट मैंने आपको क्या बताया, अब हम क्या देखेंगे, देखो अब मैं स्पेक्ट्रम वाले के क्या क्या क्वालिटेटिव चीज़ें हम निकाल सकते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इज दी, मेरे पास अगर थोरियम बाई के का रेशियो अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो रेशियो अवेलेबल है, दैट मीन्स कि मुझे थोरियम और के पता है। ठीक है, रेशियो अवेलेबल है, उसका मीनिंग क्या करोगे, सिंपली मुझे पता है दोनों के रिजल्ट, यानी कि स्पेक्ट्रम वाला तीनों के इंडिविजुअल कर्व मुझे पता है। तो मैं बोल सकता हूँ, इससे मुझे क्या क्या पता चल सकता है कि देखो, ये अगर रेशियो लो है, दैट मीन्स के की वैल्यू हाई है, और ये रेशियो हाई है, दैट मीन्स के की वैल्यू क्या है, लो है। और आपको पता है कि लो के कहाँ पे के हाई कहाँ पे होता है, इलाइट में। ठीक है, या फिर फेल्सपार में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रिजल्ट देगा। ठीक है, आप ये रेशियो की हेल्प से पता कर सकते हो, यह सब रेशियो को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करके भी आप पता कर सकते हो। देखो, और हाई के है तो वो क्या होगा, मोस्टली केओलिनाइट होगा। ठीक है, केओलिनाइट होगा। ठीक है, केओलिनाइट होगा, इसका अमाउंट ज़्यादा होगा, और ये है तो इसका अमाउंट ज़्यादा होगा। इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये तो हमें क्ले, प्रॉपर क्ले का टाइप भी हमें पता चल सकता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो अगर लो है, ठीक है, ये वाला रेशियो लो है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो इसका और एक मैं आपको बोल दूं कि अगर मोस्टली जो हमारा थोरियम है, ठीक है, थोरियम अगर हाई है, ठीक है, थोरियम अगर क्या है, हाई है, दैट मीन्स के लो है, या फिर मैं बोल सकता हूँ थोरियम हाई है, तो ये मुझे एक चीज़ और बताएगा कि ये मोस्टली ओशन एनवायरनमेंट है। क्योंकि थोरियम जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, मोस्टली ओशन के करीब। और पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम को अपनी मस्ती में मस्त है, वो कहाँ पे पाया जाएगा, वो एओलियन एनवायरनमेंट। दैट मीन्स एओलियन, ये अभी आपको एओलियन शब्द नहीं पता है, यानी कि विंड से जो डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, एओलियन। ठीक है, एओलियन दैट मीन्स जो विंड से डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, आपको एक्सप्लोरेशन में इसका MCQ भी मिल सकता है। ठीक है, टर्म किसके वो है, मरीन तो ओशन के साथ, एओलियन मीन्स कि विंड के साथ। ठीक है, विंड के साथ जो डिपॉजिट हो रहा है उसमें ज़्यादा पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो ये आपको पूरा का पूरा आइडेंटिफाई करके दे देगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताऊं कि जहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन है, आप खुद से सोचो, चलो सोच पाते हो कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ह्यूमिड कंडीशन है, दैट मीन्स मोर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, तो TH/K का रेशियो क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। ओके, मैं आपको लिसन तो नहीं कर सकता, बट आई हैप्पी इफ यू आइडेंटिफाई दिस। मैं बोल रहा हूँ वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, आप 3 क्ले के टाइप आपको पढ़ाए हैं ड्रिलिंग में, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है वैसे ही थिंक करना है। चलो अब तो पूरा हिंट दे दिया, अब तो आपको आना ही चाहिए कि T/H का रेशियो क्या होगा अगर ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, मैं कैसे बोल रहा हूँ कि वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है, दैट मीन्स ह्यूमिड कंडीशन है, ज़्यादा मॉइस्चर है, तो क्या होगा बताओ, वाटर ज़्यादा है
दैट मीन्स उसमें क्या ज़्यादा होगा, स्मेक्टाइट वाली क्ले, स्मेक्टाइट दैट मीन्स मोंटमोरेलोनाइट, जहाँ पे H2O का बॉन्ड होता है वो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी, तो वहाँ पे वो वाली क्ले होगी। तो इलाइट वाली क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इलाइट वाली क्या होगी, कम होगी, इलाइट वाली कम है। ठीक है, मान लो केओलिनाइट तो है ही नहीं। ठीक है, केओलिनाइट तो कांस्टेंट है, वो तो दोनों कंडीशन में थोड़ी बहुत है, बट स्मेक्टाइट वाली क्या है, ज़्यादा है, तो इलाइट ऑलवेज कम होगी। क्यों, क्योंकि हमने ये इक्विलिब्रियम देखा था। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे देखा था, ड्रिलिंग में। तो इलाइट वाली कम है, तो T/K का रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, T/K का रेशियो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्मेक्टाइट है, उसमें क्या होता है, हाई थोरियम होता है। ठीक है, स्मेक्टाइट भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शायद आपको ना बताया हो, कहाँ गया जो तीनों इंडिविजुअल इफेक्ट की थी वो, यहाँ पे आप लिख दो, स्मेक्टाइट भी आप ऐड कर लो, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्मेक्टाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इससे तो ज़्यादा होता है तो आप उससे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो दिस इज़ द हेल्प ऑफ दी आवर गामा रे लॉग। ओके, तो वो इस तरह से सबको खुश करता है। आगे बात करते हैं, ये स्पेक्ट्रम की बात चल रही है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में फर्स्ट पैरामीटर देखा TH/K का रेशियो। सेकंड पैरामीटर दिखते हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रैक्चर है। ठीक है, फ्रैक्चर है तो यूरेनियम हाई होगा। ठीक है, यूरेनियम हाई होगा, ओवरऑल रीडिंग तो हाई होने ही वाला है यूरेनियम की वजह से। थर्ड चीज़, ये छोटी मोटी बातें हैं भाई, फ्रैक्चर है तो हाई होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। कोल है तो क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आगे भी बताया, कोल है तो यूरेनियम लो हो जाएगा और ओवरऑल रीडिंग भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ मेन फैक्टर की, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है ऑर्गेनिक मैटर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को आइडेंटिफाई करना, क्या करना है हमें, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना है हमें अब आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक मैटर। तो मैंने आपको बताया, हमने जब इंडिविजुअल कंपोनेंट देखा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से बोल दिया कि जहाँ कहीं पे भी ऑर्गेनिक मैटर है तो वहाँ पे कौन सा एलिमेंट सबसे एक्सेसिव अमाउंट में होगा, यूरेनियम सबसे एक्सेसिव अमाउंट में होगा। तो मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पे यूरेनियम की वैल्यू वेरी हाई मिल रही है। ठीक है, ओवरऑल तो हाई मिलेगा ही। ठीक है, ओवरऑल तो यूरेनियम हाई है तो ओवरऑल तो हाई आपका मिलने ही वाला है। तो इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम देखना पड़ेगा, कौन सा स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम है मान लो ये वाला और एक स्पेक्ट्रम है मान लो ये वाला। तो मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये दोनों की इफेक्ट से मुझे 50 काउंट हो रहे मिल रहा है, तो ये तीनों की इफेक्ट से मुझे अगर 100 काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये दोनों के बीच में क्या है, 50 काउंट से वो किसकी वजह से आ रहा है, यूरेनियम की वजह से आ रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। यस, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में मैं बोल सकता हूँ कि हमारे फॉर्मेशन में क्या है, यूरेनियम का अमाउंट हाई है। ठीक है, क्या है, यूरेनियम का अमाउंट, यूरेनियम का अमाउंट वेरी हाई है। ठीक है, यूरेनियम का अमाउंट क्या है, वेरी हाई है। ठीक है, ये लास्ट है। और यूरेनियम मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है, ओशन के जो हमारे फॉसिल्स होते हैं। ठीक है, उसमें से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पे यूरेनियम का सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है, और वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ क्या होता है, वहाँ पे स्टेबल हो जाता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आपको जहाँ पे भी यूरेनियम का अमाउंट एक्सेसिव मिले तो वो क्या इंडिकेट करेगा, यूरेनियम इंडिकेट करेगा। ठीक है, हायर देन दी नॉर्मल यूरेनियम आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, उसके लिए आप थोरियम, जो लॉग से आपने थोरियम को मेजर किया है उसी लॉग से आप यूरेनियम को मेजर करो। अगर ये वाली अमाउंट लेस देन 3 मिल रही है, ठीक है, क्या मिल रही है, लेस देन 3, तो ये बताएगा कि यहाँ पे एक्सेसिव यूरेनियम है। ठीक है, एक्सेसिव यूरेनियम है, ये एक्सेसिव यूरेनियम को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा कि आपके पास स्पेक्ट्रम है। ठीक है, के का, यू का, टी एच का, तो आपके पास थोरियम जो प्रेजेंट है उसके साथ में आप यूरेनियम का रेशियो लो तो वो लेस देन 3 मिल रहा है। दैट मीन्स ये यूरेनियम जो मिल रहा है लॉग की वैल्यू वो वेरी हाई है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, एक्सेसिव यूरेनियम इंडिकेट करेगा। उसके बाद आप अगर एक्सेसिव अमाउंट फाइंड करना चाहो, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट फाइंड करना चाहो तो आप क्या करो, ये जो लॉग से यानी कि अपने स्पेक्ट्रम से यूरेनियम की वैल्यू मिल रही है, ठीक है, उसमें से नॉर्मल वाली वैल्यू यूरेनियम की क्या कर लो, बात कर लो।
ठीक है। नॉर्मल वाले यूरेनियम यानी कि यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि सेल है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सेल होगा, वहाँ पे यूरेनियम की कोई वैल्यू होगी, और जहाँ पे अपने लॉग ने वैल्यू मेजर की होगी वहाँ पे कोई यूरेनियम की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अगर लेस देन 3 मिल रही है, ठीक है, थोरियम का अमाउंट उसके अपन यूरेनियम का अमाउंट लेस देन रेशियो में 3 मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक्सेसिव यूरेनियम फाइंड करना है और उससे आप ऑर्गेनिक मैटर है ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिकली इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दी स्पेक्ट्रम। कौन कौन से इंटरप्रिटेशन हुए, तो फर्स्ट देखा हमने क्ले मिनरल का, ठीक है, कौन कौन से मिनरल है और कौन से एनवायरनमेंट में कौन सा प्रेजेंट होता है वो भी हमें पता चल रहा है। दूसरा हमने देखा व्हाट थोरियम बाय यूरेनियम रेशियो, उससे क्या पता चला, ऑर्गेनिक मैटर का आइडिया लगाया, ठीक है। तो ये थी हमारी इंटरप्रिटेशन की कहानी। अगर आपको क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन की समरी दे दूँ, ठीक है, क्वालिटेटिव की अगर समरी दे दूँ तो आपको क्या याद रखना है। देखो ये पूरे लोग को ऐसे मत देखो वरना पागल हो जाओगे, ठीक है, पागल हो जाओगे। अब समरी याद कर लो, बाकी सारी चीज़ें जाने दो। थोरियम याद रखो केओलिनाइट, दैट मीन्स सेल। के यानी कि इलाइट या फिर फेल्सपार, अगर ये इंडिकेट कर रहा है तो सेल है और अगर ये इंडिकेट कर रहा है तो एसएसटी है, ठीक है। और यूरेनियम यानी कि ऑर्गेनिक मैटर या फिर फ्रैक्चर या फिर इग्नियस रॉक, ठीक है, या फिर, ठीक है। और साथ में एक लास्ट में याद रखो, कोल में नो रेडियो एक्टिव, ओके, और कार्बोनेट में भी नो रेडियो एक्टिव। इतना आप पता कर लो तो आपका ये पूरा चैप्टर निकल जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे थिंक करने पे बेस है, ठीक है। आपको इतना आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, स्पेक्ट्रम हो या ओवरऑल रिजल्ट हो, ठीक है, स्पेक्ट्रम हो या ओवरऑल रिजल्ट हो। सबसे ज़्यादा जहाँ पे वैल्यू मिल रही है वहाँ पे तो सेल ही होगा, उसके बाद थोड़ी कम वैल्यू मिल रही है तो डाउट आएगा कि सेल है या फेल्सपार वाला सैंडस्टोन है। तो आप क्या करोगे, स्पेक्ट्रम देखोगे, उससे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ओनली एंड ओनली के की वैल्यू बढ़ रही है और ये दोनों कांस्टेंट रह रहे हैं तो वहाँ पे नक्की फेल्सपार वाला सैंडस्टोन है। उसके बाद बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, बट ये वैल्यू कांस्टेंट है, जितनी सेल में थी उतनी है, बट यूरेनियम जितना सेल में था उससे ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। तो वहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, इग्नियस रॉक भी हो सकता है और फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। तो उससे कोई और एक रॉक से बल्क डेंसिटी बेस्ड रॉक रहेगा, इसके लिए इसको वेरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि इग्नियस रॉक होगा तो बल्क डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और ऑर्गेनिक मैटर होगा तो बल्क डेंसिटी कम होगी और फ्रैक्चर होगा तो उससे भी कम होगी, ठीक है। आप सोच सकते हो ऑर्गेनिक मैटर की डेंसिटी कमी हो जाएगी, ठीक है। पोरस में जहाँ पे सेल होना चाहिए था वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर आ रही है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। कोल है तो नो रेडियो एक्टिव, कार्बोनेट हो तो नो रेडियो एक्टिव, तो सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट लिथोलॉजी एज वेल एज दी फेजेस में आपको क्या बताया, जहाँ जहाँ सेल मिल रहा है वहाँ पे फाइन ग्रेन हो गए, तो ये उसका और एक चीज़। और जहाँ पे वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ पे स्मेक्टाइट ज़्यादा प्रेजेंट होगी, दैट मीन्स हाई T/H का रेशियो मिलेगा, तो ये एक और चीज़। तो ये बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे फेल्सपार या माइका भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी समरी, केवल इतना इम्पोर्टेंट है, इतना पता है तो आप कहीं पे भी गामा रे को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अब लास्ट चीज़ की बात करते हैं, वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो दिस इज द होल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द नेचुरल गामा रे एज वेल एज द स्पेक्ट्रल गामा रे, दोनों को मिला के, और दिस इज द फाइनल आउटपुट। सो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई, एक बार फिर से आपको शेयर कराता हूँ इसकी, ठीक है। यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी ब्रीफ यू दिस, ओके, आई हैव ऑलरेडी ब्रीफ यू दिस। तो अब आप ये वाला कव आइडेंटिफाई कर लो, तो ये इसमें बहुत अच्छा दे के रखा है बुक में, आपको जो दिया हुआ है, ठीक है, वो अच्छे से पता चल जाएगा। और यही है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, थोड़ी बहुत लिथोलॉजी आइडेंटिफाई करना चाहिए, बेसिक लॉग के बारे में पता होना चाहिए, एज वेल एज दी, जितना ज़्यादा जानने की ट्राई करोगे उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट कंपनी के क्या होते हैं, लॉग भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंपनी के लॉग भी डिफरेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन
विच आई हैव टोल्ड यू। अब देखो आर्कोज है तो दैट मीन सैंडस्टोन में क्या है, फेल्सपार है। ओवरऑल रीडिंग का है, सेल से तो कम मिल रहा है, बट आप देखो के की इफेक्ट ज़्यादा आ रही है। आप और एक चीज़ लो केओलाइन, तो क्या होगा, थोरियम की अमाउंट आई होगी, तो ये वैल्यू तो दे रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से कम तो कम, बट कुछ जीरो तो नहीं दे रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है। और आप देखोगे यहाँ पे थोरियम बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे देखो ये वाला थोरियम है तो बढ़ रहा है। चलो आगे एक बात बताता हूँ, ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं, ऑर्गेनिक रिच ब्लैक शेल है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्यों, क्योंकि यूरेनियम बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव है, ठीक है। आपको मैंने एक्सेसिव यूरेनियम कैसे निकालने को बताया, तो आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू लेनी है, और ये अगर क्या आएगी, इसमें ऑब्वियसली लेस देन 3 आएगी। और आप देख सकते हो नॉर्मली जो तीनों का रिजल्ट है वो ये था और ये था, तो ये एक्सेसिव अमाउंट है, ठीक है। ये एक्सेसिव अमाउंट है वो किसकी वजह से आ रही है, यूरेनियम की वजह से आ रही है। तो क्या इंडिकेट हो रहा है, ऑर्गेनिक रिच सेल, या फिर क्या हो सकता है, इग्नियस रॉक भी हो सकता है। देखो ये बात बहुत अच्छी तरह से जान लो। आगे बात करते हैं कोल की, ठीक है, किसकी, कोल की। तो यू कैन आइडेंटिफाई, रिजल्ट क्या मिल रहा है, बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो कोल के केस में क्या हो रहा है, यू कैन सी हियर, कोल के केस में बहुत ही वैल्यू कम हो रही है, इस साइड वैल्यू कम होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये वाला मैंने आपको फेसिस भी आइडेंटिफाई करना बता दिया, ठीक है, ये वाला। ओके, तो ये था हमारे लिए आज की कहानी। आज की कहानी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अगर ये लाइमस्टोन है, ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, अब लास्ट आपको बात बोल रहा हूँ, इसके बाद क्वांटिटेटिव यूज़ तो बहुत ही आपने ऑलरेडी देख लिया है, एसपी लॉग में वही है, यूरेनियम का सेल का वॉल्यूम फाइंड करना है, वो तो होता ही है। तो अगर मैं आपको बात बोलूँ यहाँ पे लाइमस्टोन के बारे में, तो यहाँ पे लाइमस्टोन में देखो ये रॉक, अगर ये वाला लाइमस्टोन है, मैं बोलूँ यहाँ पे मुझे रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलता कि ये वाली जो लाइन है वो इस तरह से मुझे मिलती, और मैं बोलूँ ये वाला कुछ इस तरह से मिलता, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, ये वाला नहीं है अभी, ये वाला नहीं है, और ये कुछ इस तरह से होता, मानो इस तरह से होता, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे लाइमस्टोन है वो पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से टाइप का लाइमस्टोन होता, पता है कि भूल गए, यस, कौन सा, उसके अंदर क्या होता, ऑर्गेनिक मैटर होता। क्या होता, ऑर्गेनिक मैटर होता। आपको पता है कि लाइमस्टोन भी कुछ हद तक सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, सेल सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्या था, मर्ल लाइमस्टोन, ठीक है, मर्ल था कि नहीं, मर्ल लाइमस्टोन कहते हैं जो ऑर्गेनिक में रिच होता है। तो वो कैसे पता चला कि देखो ये दो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइमस्टोन में ये दो तो है ही नहीं। यूरेनियम कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक मैटर से आ रहा है। लाइमस्टोन के कंपोजिशन में क्या पे यूरेनियम होता है, नहीं होता है, कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक मैटर से, सिंपल सी चीज़ है। और जब भी ब्लैक सेल होगा, ठीक है, क्या होगा, ब्लैक सेल होगा, ब्लैक सेल कहाँ गया, यहाँ ब्लैक सेल। तो उस केस में देखो, उस केस में आप देख सकते हो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये भी वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू लाइमस्टोन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाली थोरियम की वैल्यू आप ये दोनों के कंपेयर करो, के की वैल्यू मोस्टली मोर और लेस सेम होगी। तो थोरियम किसकी वजह से है, थोरियम की भी वैल्यू बढ़ रही है, यूरेनियम की बढ़ रही है, तो क्या होगा, ब्लैक सेल। बट अगर थोरियम की वैल्यू कम हो रही है और यूरेनियम की बढ़ रही है तो क्या होगा, लाइमस्टोन, क्योंकि आपको पता है सेल में क्ले तो होगी, और क्ले है तो थोरियम भी होगा। कौन सी क्ले से, केओलिनाइट से, ठीक है, केओलिनाइट क्ले से। तो ये चीज़ थी अपने आज की ऑल क्वालिटेटिव हमने देख ली। आपको समरी जो याद करवाई है, ठीक है, आपको समरी जो याद करवाई है दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट। उससे आपको अपना खुद का मगज यूज़ करके, ठीक है, अपना खुद का माइंड यूज़ करके आपको इंटरप्रिटेशन देना रहेगा, ठीक है, दैट यू हैव टू गिव टू एवरीवन, इंटरप्रिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसी ये एक ही कव में सब कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट दी सेल वॉल्यूम, ठीक है। चलो सेल वॉल्यूम पे चलते हैं, इसी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो बेस्ट कौन सा है अपने लिए, सेल यूज, थोरियम की वैल्यू से सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये वाला कर्व देखो, अब देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बट वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो सेल वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो अब मैक्सिमम वैल्यू होगी। आप मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देख सकते हो, मान लो इतना ही हमें दिया हुआ है, चलो इतने से ही लेते हैं, इतना ही पोर्शन हमें दिया हुआ है। तो आप देखो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे गामा की कैसी वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, गामा रे मैक्सिमम।
ओके। और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये वाली डेप्थ पे क्या चाहिए, ये वाली डेप्थ पे मुझे चाहिए, ये वाली भी नहीं, अच्छी लेते हैं, ये वाली डेप्थ पे, ये जो y लिखा, ये वाली डेप्थ पे क्या चाहिए मुझे, शेल का वॉल्यूम चाहिए, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू। ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, लोवेस्ट वैल्यू कहाँ पे है, ये वाली वैल्यू, ये वाली क्या है, GR मिनिमम है कि नहीं, मिनिमम, यस। तो यहाँ पे मैक्सिमम गामा की वैल्यू है, वहाँ पे क्या मिलेगा, 100% सेल मिलेगा। और मिनिमम वैल्यू है, वहाँ पे 0% क्या मिलेगा, शेल मिलेगा। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5, 10, 20, 10, 20 इस तरफ जाऊँगा तो बढ़ता जाएगा। अगर किसी भी पॉइंट पे मुझे मेजर करने को बोला, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मुझे मेजर करने को बोला, मान लो ये वाले पॉइंट पे मुझे मेजर करने को बोला, दैट मीन्स यहाँ पे 0 था, तो ये वाली लाइन यहाँ पे मूव हुई, तो ये वाली जितनी लाइन होगी, ठीक है, ये वाली लाइन कुछ परसेंटेज इंडिकेट करेगी सेल का, यस। तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये पूरी की पूरी लाइन होती, यहाँ तक होता पॉइंट, ये वाला पॉइंट होता, तो क्या बता रही थी, 100% बता रही थी। वो कितनी वैल्यू होगी, GR मैक्स माइनस GR मीन जितनी, GR मैक्स माइनस GR मीन जितनी। और ये इतना वाला, ये वाला जो X परसेंटेज है वो मेरा क्या है, सेल परसेंटेज। ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये वाला पॉइंट क्या बता रही है मुझे, अपने लॉग की वैल्यू बता रही है। कौन सा वाला, लॉग की वैल्यू। ठीक है। तो लॉग माइनस मिनिमम यानी कि इतना वाला, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये X है अपना, X परसेंटेज सेल, ऐसा बोल सकता हूँ, यस। तो यहाँ पे V सेल निकल के क्या आ जाएगा, V सेल निकल के आएगा मैक्सिमम होता जब ये वाला होता 100%, तो वो बॉटम में लिख रहा हूँ, GR मैक्स माइनस गामा रे की मिनिमम वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पे X मुझे फाइंड करना है, वही मेरा क्या है, परसेंटेज है। ठीक है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे मान लो 10, 20 कुछ होगा। ठीक है। यहाँ पे 100 हो रहा है, तो ये वाले पॉइंट पे मेजर करना है, ये वाले पॉइंट पे अगर मुझे मेजर करना है तो इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी गामा मेरा सेल का परसेंटेज हो जाएगा। और ये वाली लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू, यानी कि यहाँ पे लॉग की वैल्यू होगी जो हमने रीड की, ये वाला पॉइंट, और उससे मिनिमम बात करूँ, यानी कि गामा रे लॉग माइनस गामा रे मिनिमम। ओके। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा, और इससे जो मिलेगा उसे मैं नाम दे रहा हूँ सेल इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। इससे जो निकल के आ रहा है उसे कहते हैं सेल इंडेक्स। ठीक है। चलो नोट पे चले जाते हैं। ओहो, सेव नहीं किया, बहुत पछताएंगे आज। चलो कोई बात नहीं, गया तो गया, चलो अब उसके पीछे रोना नहीं है। तो मैंने क्या बोला आपको, अपने पास कुछ इस तरह का केस है जहाँ पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 100 है, कुछ भी वैल्यू है, यहाँ पे मैक्सिमम लाइन इस तरह से है और ये मिनिमम लाइन है। ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है अपनी, गामा रे मिनिमम है, यानी कि ये क्या इंडिकेट करेगा, 0% सेल। और ये वाली लाइन क्या है अपनी, GR मैक्सिमम। ठीक है। यानी कि क्या इंडिकेट करेगा, 100% सेल। और हमने क्या बोला कि हमें कहाँ पे फाइंड करना है, ये वाले पॉइंट पे हमें परसेंटेज फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 10 होगा, तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज होगा। ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ की वैल्यू मेजर करनी है, लॉग की वैल्यू। ठीक है। ये अपने पॉइंट पे जो लॉग ने वैल्यू की, तो पहले तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, सेल इंडेक्स I की, या फिर इसे ही क्या कहते हैं, देखो इसे कहते हैं डेविएशन फैक्टर। ठीक है। डेविएशन फैक्टर भी कहते हैं, या फिर इसे सेल इंडेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल को इंडेक्स करता है। ठीक है। उसके लिए तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला मैक्सिमम दे रहा था। ठीक है। तो मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में जो डेविएशन होगा, ये मैक्स माइनस गामा रे का मीन। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम दे रही थी, तो ये वाली वैल्यू X परसेंटेज हो जाएगी, यस। तो गामा माइनस मीन। ठीक है। तो गामा रे लॉग माइनस गामा रे मिनिमम वैल्यू। ठीक है। तो ये मिलेगा अपना X मिल जाएगा। ठीक है। X मिल जाएगा। बट ये जो गामा रे ने हमें रीडिंग दिया, ठीक है, जो गामा रे ने हमें रीडिंग दिया वो कौन सी सिचुएशन का दिया, करंट सिचुएशन का दिया ना, किसका दिया, करंट सिचुएशन का दिया। बट हमारा जो रॉक है वो करंट सिचुएशन में तो नहीं है। ठीक है। वो तो
कब का डिपॉजिट हो गया होगा, और उसी टाइम पे जो सेल आना था वो आ चुका होगा। ठीक है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ये अपना सैंडस्टोन है तो इसमें सेल का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, ऐसा कुछ फाइंड कर रहे हैं। यस, तो वो आना था तो वो जब डिपॉजिट हुआ होगा तभी आ गया होगा सेल। तो हमें क्या करना होगा, ये जो सेल इंडेक्स है, ये जो सेल इंडेक्स की वैल्यू है उसे डिफरेंट डिफरेंट रॉक कंडीशन पे ट्रांसफ़र करना होता है। क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कोरिलेशनशिप चार्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, क्लेवियर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, क्लेवियर का, उसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, उसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। तो आपको बता दूं, तो ये रहे उसके कर्व। देखो आप, जो हमने एक्स निकाला था ये वाले कर्व है। तो देखो, जो हमने एक्स निकाला था वो यहाँ पे है। ठीक है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे सेल का वॉल्यूम है। ये वाला रिलेशनशिप लीनियर है, दैट मीन्स जो अपने एक्स निकाला था, ठीक है, अगर मान लो ये वाले इक्वेशन से अपना जो एक्स मिला वो ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, जो एक्स मिला वो 0.4 मिली। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, 40%, यानी कि ये वाली लाइन। बट अगर मैं बात करूँ अपना रॉक प्री टर्सरी एरा का है, ठीक है, तो हम कौन सी वैल्यू काउंट करेंगे, ये वाली। ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली। दैट मीन्स सेल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, कंपैक्शन से होता है भाई, सिंपल। कंपैक्शन से क्या हो रहा था, डेंसिटी बढ़ रही थी, वॉल्यूम कम हो रहा था, सेम मास में वॉल्यूम कम हो रहा था, तो उसी के लिए ये सब करेक्शन करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी हम रिसेंट सिचुएशन में एक्स मेजर कर रहे हैं, बट वो अगर टर्सरी टाइम से डिपॉजिट है तो उसकी वैल्यू ये मिलेगी और प्री टर्सरी में ये मिलेगी। तो आप देखो ये सारे कर्व क्या है, ईश्वर है, तो वैल्यू क्या होगी, सेल वॉल्यूम ऑलवेज कम होगा। ठीक है, और वो इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। तो इसको अगर आप चार्ट से भी कर सकते हो या फिर यू हैव द फॉर्मूला, यू हैव द फॉर्मूला, तो यू कैन रिमेंबर दोज फॉर्मूला और यू कैन नोट, इट्स योर चॉइस। मेरे हिसाब से नहीं रटने चाहिए। ठीक है, ये सेम वैल्यू, ठीक है, अगर मैं 0.4 ले रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 0.4 ले रहा हूँ, तो वो टर्सरी का रोक होगा तो हम उसको एक्चुअल वैल्यू 0.20 काउंट करेंगे। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू कौन सी, 0.20 काउंट करेंगे, और अगर प्री टर्सरी का रोक होगा तो 30 काउंट करेंगे। दिस यू कैन रिमेंबर, ओके, आइदर यू कैन यूज दिस चार्ट और you can put the value in the formula. Okay, here are the formula. If you want then you can remember these two formula, 0.33 into 2 into I 2i माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये अपना वी सेल यानी कि हमने जो एक्स निकाला वो डेविएशन फैक्टर या फिर सेल इंडेक्स। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले से आप ये दो कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये याद नहीं करने चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करने चाहिए, आइदर वो गेट वाले प्रोवाइड कर देंगे इसको या फिर आपको ये चार्ट दिया रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गामा रे लॉग। वी हैव सीन ऑल एप्लीकेशन, वी हैव सीन ऑल दी पैरामीटर एज वेल एज दी एप्लीकेशंस, ऑल आर रिटन हियर। ठीक है, अब देखते हैं एक कंपोनेंट रह चुका है जो मैंने आपको नहीं बताया, वो है बेराइट। ठीक है, हमारे मड में क्या होती है, देखो ये हमने देख लिया। ठीक है, ये वाला भी देख लिया और ये वाला भी देख लिया। ठीक है, ये सब एप्लीकेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, बट हमने एक चीज़ नहीं देखी, वो है बेराइट का इफेक्ट। ठीक है, अगर बेराइट हमारे मड में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये भी एक रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, बेराइट भी एक रेडियो एक्टिव होता है, तो वो क्या करेगा, काउंट को बढ़ाएगा या कम करेगा, वो इफेक्ट आपको यहाँ पे लिख के दिया है। चलो देख लेते हैं, क्यों छोड़ना है भाई। यहाँ पे देखो, अगर बेराइट प्रेजेंट है मड में तो वो क्या करेगा, लोअर वैल्यू करेगा। ठीक है, केविंग है तो क्या होगा, लोअर होगा। ऐसा क्यों पता चल रहा है, देखो बेराइट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा डेंस होता है। केविंग हुआ है, ठीक है, केविंग भी हुआ है। ठीक है, केविंग हुआ है, मान लो ये अपना टूल है। ठीक है, और ये वेलबोर है। यहाँ पे मान लो ज़्यादा एक्सेसिव बेराइट प्रेजेंट है, तो यहाँ से जो अपने आ रहे हैं, ठीक है, जो काउंट आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगे, बेराइट में भी क्या होगा, थोड़ा बहुत कॉम्पटन स्कैटरिंग, और बहुत सारे गामा रे जिसकी एनर्जी ऑलरेडी कम होगी वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, सारे लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बेराइट की हेल्प से, बेराइट अगर डेंसिटी वाला मटेरियल है तो वो लॉस्ट ज़्यादा होगा, तो काउंट और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो काउंट क्या करेगा, ये
लोअर करेगा, ठीक है। और इसकी सेवरिटी कॉमन है, ठीक है। कॉमन का मीनिंग है कि ये मोस्टली होता है, ठीक है, हमें इसका करेक्शन देना पड़ेगा। KCl ऑलरेडी डिस्कस, KCl बेराइट एंड केविंग की बात करूँ, ठीक है, केविंग। अब बेराइट में ज़्यादा थोरियम और यूरेनियम प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस ओनली, ओके। एंड सेकंड इज केविंग, केविंग हो रहा है, ठीक है, केविंग हो रहा है। दैट मीन्स इस तरह से अपना टूल है और यहाँ पे सब कुछ केव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो चुका है, सब कुछ केव हो चुका है। तो सेम थिंग यू कैन मान लो ये इस तरह से है, अपना टूल है, ये वाला अपना टूल है और यहाँ पे सब कुछ केव हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ केव हो चुका है। तो जो भी अपना कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो भी गामा रे यहाँ से प्रोड्यूस होके आ रहा है उसका यहाँ पे क्या होगा, लॉस्ट होगा, ठीक है। हमारे लिए लास्ट स्टेज कौन था, कॉम्पटन स्कैटरिंग तक हमें जा सकते हैं, बट अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है तो वो गामा रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे काउंट लेस मिलेंगे, ठीक है। ये भी कॉमन इफेक्ट है। तो इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है, जब भी गामा रे की बात करो कॉम्पटन स्कैटरिंग से सोचो, अच्छा खासा पता चलेगा। और दूसरी चीज़, अगर यूरेनियम का अमाउंट आई है तो उसमें से ज़्यादा मिलेगा तो काउंट टाइम मिलेगा, था वैसा कहाँ पे होता था, ऑर्गेनिक मैटर पे। तो इस तरह से आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट गामा रे। आई होप यू हैव इंजॉयड। आपको अगर ये वाले दो फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है, टर्सरी के लिए क्या था 0.33, ठीक है, ये वाले कांस्टेंट नहीं याद रहेंगे, मैं बोल रहा हूँ मत उसना करो। 0.33 2^2i-1 और दूसरा था 0.081, ठीक है, 0.083, सॉरी, ये वाले यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। चलो याद रखना है तो रख लो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2^3.37i-1, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूला 2.3.7 इंटू 3.7, ओके, 3.7 आई, ठीक है। कहाँ पे गए, यहाँ पे ही तो थे भाई, ठीक है। यू कैन रिमेंबर इफ़ यू वांट, बट मेरे हिसाब से नहीं रखने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ़ वो अगर कन्वर्ट करने को बोल रहा है तो ये दो आपको एग्जाम में कोरिलेशन आपको प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। ये आपको वैसे भी इजी फॉर्मूला है। 0.33 है तो यहाँ पे 0.083 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3.7 है, बट ये फिगर आपसे याद रहे ना रहे उससे अच्छा है कि आप याद रखो, तो अच्छे से रखो वरना मत रखो। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गामा रे लॉग वी हैव सीन। ओके फ्रेंड, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।